Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So we have started a new series of class 11 VST. और इस सीरीज में हम VST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे VST के फोर्थ चैप्टर, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। नाउ बिजनेस सर्विसेज इज अ टाइप ऑफ सर्विस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर सर्विसेज, then we will discuss about what is the difference between goods and services, and then we will talk about types of services, और उसमें एक सर्विस है हमारी बिजनेस सर्विसेज। फिर हम बात करेंगे कि बिजनेस सर्विस क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं एक्सेट्रा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सर्विसेज और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, जिसे आप याद रखेंगे विथ द 5 आईज। ओके, तो इसमें 5 आई आएगा और पहला आई से हो जाएगा इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, बट ओनली कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सर्विस को आप देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आप इस पढ़ाई को देख नहीं सकते। आप टीचर को देख सकते हो, बट उसकी टीचिंग दिखती नहीं है और ना ही उसे आप टच कर सकते हो, उसे सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सिमिलरली डॉक्टर की सर्विसेज दिखती नहीं है, डॉक्टर दिखता है पर उसकी सर्विसेज नहीं दिखती, ना उसे आप टच कर सकते हो, लेकिन उस सर्विस को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। और यही एक रीजन होता है कि सर्विस की क्वालिटी आप सिर्फ तभी जज कर सकते हो जब आपने उसे यूज किया हो। तो सर्विस की क्वालिटी को जज नहीं किया जा सकता विदाउट इट्स यूज, जबकि गुड्स की क्वालिटी जज की जा सकती है। अगर मुझे कोई शर्ट खरीदनी है तो बिना उसे खरीदे भी, बिना उसे पहने भी, सिर्फ देखकर या उसे टच करके मैं बता सकती हूँ कि क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। वैसे ही कोई भी शू खरीदना हो या कुछ भी खरीदना हो, मुझे लैपटॉप खरीदना हो, फोन खरीदना हो, तो उसे सिर्फ देखकर या उसे टच करके मैं बता सकती हूँ कि वो कैसा है। उसे यूज करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि बार बार वैसा ही चीज को प्रोड्यूस कर पाना। तो सर्विसेज में एक जैसी सर्विस दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ही तरह की सर्विस अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग तरह से देते हैं। जैसे सेम चैप्टर यूट्यूब में कई सारे चैनल से कवर किया है, बट किसी भी 2 चैनल्स को अगर आप देखेंगे तो उनका जो डेटा होगा, उनका पढ़ाने का तरीका होगा, वो सेम नहीं होगा। तो सेम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सेम कॉमर्स है, वही बीएसटी है, वही चैप्टर है, लेकिन अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर इसे अलग अलग तरीके से देते हैं। तो सर्विस कभी भी एक जैसी दे पाना बहुत मुश्किल है। एंड इवन एक ही सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग दिनों पर भी सर्विस को अलग अलग तरीके से दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने का तरीका अलग होगा। कल सेम चैप्टर को दोबारा अगर पढ़ाऊं तो जरूरी नहीं है कि सेम क्वालिटी में डिलीवर कर पाऊं। हो सकता है आज से वो बेटर हो या आज से थोड़ा सा खराब हो जाए, बट एग्जैक्टली सेम दे पाना मुश्किल है। वैसे ही जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, तो विराट कोहली जैसा क्रिकेट खेलते हैं वैसे सारे प्लेयर्स खेलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेम सर्विस इज डिलीवर्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट प्रोवाइडर्स, एंड इवन विराट कोहली भी अलग अलग दिन पे अलग अलग तरह से क्रिकेट खेलता है। उसका सेम तरीका या हर बार एक तरीके से या एक जैसे ही खेलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं। देन कम्स इन्वेंट्री। सर्विसेज की इन्वेंट्री जमा कर पाना या स्टॉक मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। तो इन्वेंट्री को या सर्विस को उसी वक्त प्रोड्यूस करना होता है जिस वक्त उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे एडवांस पे ही आप प्रोड्यूस करके नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे केक्स की डिलीवरी करनी है शाम को, तो मैं चाहूँ तो सुबह ही उसे बनाकर जमा करके रख सकती हूँ, तो स्टॉक मेंटेन कर सकती हूँ, शाम को जब कस्टमर आएगा उसे दे सकती हूँ। लेकिन सर्विस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर्विस में जब ये सर्विस कंज्यूम हो रही है, मुझे तभी ये सर्विस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे किसी का हेयर कट करना है, सर्विस देनी है, तो जब वो यहाँ पे आएगा, जब वो यहाँ पर हेयर कट करवाना चाहेगा, मुझे तभी उसका हेयर कट करना पड़ेगा। या फिर अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इलाज करना है, तो अपना ट्रीटमेंट मैं किसी पैकेट में जमा करके नहीं दे रख सकती कि जब कस्टमर आएंगे या पेशेंट आएंगे तो उसे ऐसे ही दे दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी सर्विस को उसी वक्त प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब वो कंज्यूम हो रहा है। आप एडवांस में उससे का स्टॉक मेंटेन करके नहीं रख सकते। देन इनसेपरेबिलिटी। सर्विसेज को उसके प्रोवाइडर से सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक टीचर हूं तो आप मेरी टीचिंग को मुझसे अलग नहीं कर सकते, वो मेरे अंदर ही रहेगी।
तो इसका मतलब मुझे वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा जहां पर मेरी सर्विस डिलीवर करनी है। तो मुझे अपनी सर्विसेज को वहीं पर प्रोड्यूस करना है जहां पर वो कंज्यूम हो रहा है। तो अगर मुझे स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो सर्विस को उधर ही पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहां पर वो कंज्यूम हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने घर पे अपनी सर्विस प्रोड्यूस करके पैकेट में भर के रख दी और उसके बाद फिर मैंने उसे भेज दिया स्कूल कि अब ये अपने आप डिलीवर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसे वहीं पर रहकर प्रोड्यूस करना होता है जहां पर आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। जैसे अगर आपको अपना हेयर कट करवाना है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा जहां पे हेयर कट हो रहा है। अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको वही उसी क्लिनिक पे जाना पड़ेगा जहां पे डॉक्टर है। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आप मुझे ट्रीटमेंट पैक करके दे दो, मैं घर में जाके ले लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। देन कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। तो कोई भी सर्विस तब तक कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो सकती जब तक कस्टमर इसमें पार्टिसिपेट ना करे। तो सर्विस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। अगर मुझे कोई चीज बनानी हो, जैसे मुझे पेन बनाना हो, तो कस्टमर का मेरी फैक्ट्री पे मौजूद रहना जरूरी नहीं है। मैं बिना उसके इन्वॉल्वमेंट के अपना पेन बना सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे उसको सर्विस देनी है तो वहां पे कस्टमर का रहना जरूरी है। तो अगर मैं टेलीफोन कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं कस्टमर को सर्विस देना चाहती हूँ, तो मैं तब तक उसे सर्विस नहीं दे सकती जब तक वो मेरी फोन पिकअप नहीं कर लेता। अगर मुझे टीचर हूँ, मुझे कोचिंग्स में एजुकेशन देनी है, तो तब तक अगर मैं अपनी टीचिंग परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी जब तक वहां पे स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो किसी दिन अगर मैं कोचिंग जाऊं और वहां पे एक भी बच्चा नहीं आया हो तो मैं चाहकर भी अपनी सर्विस डिलीवर नहीं कर सकती। तो अपनी सर्विसेज सिर्फ तभी दे सकती हूँ जब वहां पे कस्टमर रहेगा। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी होता है। तो 5 आई में पहले आई से क्या हो जाएगा? इंटेंजिबिलिटी, इन्वेंट्री, देन इनकंसिस्टेंसी, इन्वॉल्वमेंट और इनसेपरेबिलिटी। ओके, फिर हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज, जो इससे ही मिलता जुलता है। तो हमने जो सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी उसी से आधे क्लियर हो गया था कि गुड्स और सर्विस में क्या फर्क होता है। बट स्टिल इसका सबसे पहला क्या रहेगा? इंटेंजिबिलिटी। जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, उसे आप टच नहीं कर सकते, उसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जबकि गुड्स में ये इंटेंजिबिलिटी नहीं होती है। गुड्स को देखा भी जा सकता है, उसे टच भी किया जा सकता है। जैसे ये पेन है, दिस इज अ गुड, ये दिख भी रही है और इसे मैं टच भी कर सकती हूँ, तो इट इज नॉट इंटेंजिबल। फिर हम बात करते हैं टाइप। तो गुड्स आर होमोजीनियस या गुड्स कैन बी होमोजीनियस, लेकिन सर्विसेज कैन नॉट बी होमोजीनियस। इसका मतलब क्या है? चीजों को एक जैसा बनाना पॉसिबल है। अगर मुझे चाहिए कि ऐसी सेम पेन मार्केट से मैं लेकर आऊं, तो ऐसी सेम पेन मुझे मार्केट से मिल सकती है, ये मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सेम ऐसा चैनल मिले जो ऐसा ही एज इट इज पढ़ाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे कई सारे बेटर चैनल्स मिलेंगे, वर्ड्स भी मिलेंगे, पर एज इट इज सेम ऐसा नहीं मिलेगा। तो जो सर्विस होती है वो एक जैसे बना पाना मुश्किल होता है, जबकि गुड्स एक जैसे हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने आज एक चॉकलेट खाया, फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क, अगर मुझे चाहिए कि सेम टेस्ट, सेम साइज, सेम प्राइस का एक और चॉकलेट लेकर आऊं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही चॉकलेट में 10 और ला सकती हूँ, 100 और ला सकती हूँ, लेकिन वैसी ही सर्विसेज ले पाना मुश्किल है कहीं और से। फिर अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अगेन जो गुड्स होते हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना इजी होता है, जबकि सर्विसेज का स्टैंडर्डाइजेशन डिफिकल्ट होता है। रीजन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक क्वालिटी को मेंटेन करना। तो मैं चीजों को बनाते वक्त ये ध्यान रख सकती हूँ कि कम से कम सारे गुड्स में क्वालिटी मेंटेन हो, लेकिन सर्विसेज में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सर्विस में मुझे हर बार न्यू सर्विस प्रोड्यूस करनी है। तो हो सकता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, कल मेरी तबीयत ज्यादा अच्छी हो, तो आज मैंने उतना अच्छा नहीं पढ़ाया, कल मैंने ज्यादा बेटर पढ़ाया, या वाइस वर्सा। तो यहाँ पे वो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। देन इन्वेंट्री, सर्विस की इन्वेंट्री नहीं होती। सर्विस को आप पैक करके नहीं रख सकते, जबकि गुड्स को पैक करके रखा जा सकता है। नेचर, गुड्स जो होती है वो एक फिजिकल कमोडिटी है, एक दिखने वाला, फिजिकल टच करने वाली एक चीज है। जबकि सर्विस इज अ प्रोसेस। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपनी सर्विस टीचिंग प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो आपको लगातार इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, आप उसमें लगातार इन्वॉल्व हैं। तो इट इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने रिसीव किया और फिर आप चले गए। आप इसको आधा घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, तो आप लगातार इस पे बने हुए हैं। तो ये जो है वो एक प्रोसेस है, एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कस्टमर को इन्वॉल्व रहना पड़ता है। जबकि ये एक चीज है जिसे लिया और चले गए। फिर अब बात करते हैं, नेचर हो गया। इनसेपरेबिलिटी, क्या उसे प्रोवाइडर से सेपरेट किया जा सकता है या नहीं?
तो ये इनसेपरेबल कहता है कि नहीं किया जा सकता। तो यस, सर्विस में ये सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, जबकि आप गुड्स में ये सेपरेट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे सेपरेबिलिटी लिखते तो गुड्स सेपरेट हो सकते हैं, सर्विसेज सेपरेट नहीं हो सकती। बट क्योंकि हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, इनसेपरेबिलिटी, ये सेपरेट नहीं हो सकता। तो यस, ये इनसेपरेबिलिटी वाली क्वालिटी सर्विसेज में होती है बट गुड्स में नहीं होती। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जैसे अभी जो ये मैं टीचिंग दे रही हूँ उसकी ओनर कौन हूँ, मैं। तो ये जो सर्विसेज है ये मेरे अंडर आती है या ये मैं इसकी ओनर हूँ। मैं चाहकर भी अपनी सारी स्किल्स या अपनी एजुकेशन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। हाँ, मैं उसे सिखा सकती हूँ, उसे खुद से न्यू स्किल्स गेन करनी पड़ेगी और फिर हो सकता है कि वो मुझसे भी बेटर कर ले, लेकिन अपनी सर्विसेज को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई मेरे पास आए, मैंने अपनी सारी स्किल्स निकाल कर उसको दे दी और आज से सेम वो मेरी तरह ही बात करता है, मेरी तरह ही समझाता है, मेरी तरह ही सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो अपना सर्विसेज की ओनरशिप या ओनरशिप आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, जिसे आप याद कैसे रखेंगे, इट्स इन इट, वो इसके अंदर है, इट्स इन इट। आई से क्या हो जाएगा, इंटेंजिबिलिटी, टी से टाइप, एस से स्टैंडर्डाइजेशन, देन अगेन आई से इनसेपरेबिलिटी, एन से नेचर, आई से इन्वेंट्री एंड टी से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। Then we will come to the next part, types of services। ये जो सर्विसेज के बारे में हमने जाना, ये कितने तरह की होती हैं। तो सर्विसेज आर मेजरली डिवाइडेड इनटू बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विस और पर्सनल सर्विस। जो बिजनेस सर्विस होती है इसका मतलब क्या होता है, वो सर्विस जो बिजनेसमैन यूज करता है अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। सोशल सर्विस वो होती है जो हम सोसाइटी के वीकर सेक्शन को देते हैं ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। पर्सनल सर्विस वो सर्विस होती है जो हम खुद के लिए यूज करते हैं ताकि अपना सेटिस्फेक्शन या फिर अपना एंटरटेनमेंट हम कर सकें। तो बिजनेस सर्विस कौन यूज करता है, बिजनेसमैन, ताकि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इसमें कौन कौन सी सर्विस आएंगी, अब बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए, जो कहाँ से आता है, बैंक से। फिर उसे सामान प्रोड्यूस जो उसने किया है वो अपनी फैक्ट्री में तो रखेगा नहीं, कस्टमर तक उसे पहुंचाना है, क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। ना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब सामान बना कंज्यूमर ने उसी वक्त कंज्यूम कर लिया। तो आपको जब तक कंज्यूमर उसे परचेज करके नहीं ले जाता तब तक आपको उसे स्टोर करना पड़ेगा। अगेन वेयर हाउसिंग, स्टोर करने के बाद फिर आप क्या करोगे, अब आपने जो सामान बनाया है वो कस्टमर को नहीं पता है कि वो सामान मार्केट में बिक रहा है, आपको उसकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, कस्टमर को बताना पड़ेगा कि वो सामान मार्केट में अवेलेबल है, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन। चाहे वो एडवर्टीजमेंट से आप मतलब टीवी में ऐड दें या फिर न्यूज़पेपर में दें या फिर सोशल मीडिया के थ्रू करें, लेकिन आपको ये कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर क्या रह गया, आपको आपके जो गुड्स हैं वो वेयर हाउस में रखे रखे खराब नहीं हो जाए, या ट्रांसपोर्ट करते करते कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गया, तो उसमें कई सारा रिस्क इन्वॉल्व है। तो उस रिस्क से बचाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, इंश्योरेंस। तो ये 5 तरह की बिजनेस सर्विसेज होती हैं, जिसमें बैंकिंग आता है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। फिर हम बात करते हैं सोशल सर्विस। हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, समाज के वीकर सेक्शंस के लिए, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। तो अगर सोसाइटी में कोई भी ऑर्फन पीपल हैं, अनाथ बच्चे हैं, तो उनके लिए अनाथ आश्रम अगर ओपन कर दिया तो आप क्या कर रहे हो, सोशल सर्विस दे रहे हो। अगर ओल्ड एज पीपल के लिए आपने ओल्ड एज होम बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, सोशल सर्विस। वैसे ही किसी भी विधवा के लिए, है ना, विडो पीपल के लिए या विडो वेमेन के लिए आपने कुछ आश्रम बना दिए या आपने उनको कोई फैसिलिटी दे दी, एम्प्लॉयमेंट दे दिया, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, सोशल सर्विस। तो ये वो सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, उसके बेटरमेंट के लिए। पर्सनल सर्विस वो होती है जो हम यूज करते हैं फॉर अवर ओन सेटिस्फेक्शन या अवर ओन एंटरटेनमेंट। तो खुद के सेटिस्फेक्शन या एंटरटेनमेंट के लिए जो हमने सर्विस यूज की है, दैट आर पर्सनल सर्विस। ना हर एक इंसान इस अलग अलग सर्विस को यूज करता है, और इवन सेम सर्विस जो अलग अलग इंसान ने यूज की है उसका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टूरिज्म की सर्विस यूज की। टूरिज्म मतलब मैं चले गई शिमला, और सिर्फ मैं नहीं गई थी, मेरे साथ मेरे 10 लोगों का एक ग्रुप गया था। तो हम सब लोग टूरिज्म सर्विस को यूज करने गए थे, हम सब लोग शिमला ही घूमने गए थे, एक साथ गए थे, एक जगह पे रहे थे, सेम चीज खाई थी, सबने सेम एक्सपीरियंस किया था। बट इसके बाद भी हम सबका मतलब सबने सेम चीजें की थी, बट इसके बाद भी
सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है मुझे वहां पे बहुत मजा आया हो सकता है किसी को पहाड़ उतने अच्छे नहीं लगे हो, या उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आया हो सकता है किसी को वहां जाती ही तबीयत खराब हो गई हो, तो अब उन्होंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया हो। तो सेम तरह की सर्विस थी, पर सब लोगों ने अलग अलग तरीके से एंजॉय किया, या किसी ने एंटरटेन किया, किसी ने नहीं किया। सेम मान लीजिए हमने सब लोग एक सेम मूवी देखने के लिए जाएं, मूवी की सर्विसेज यूज करें, लेकिन वही मूवी मुझे बहुत अच्छी लग जाए लेकिन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो इससे क्या मतलब है कि वही मूवी थी, सेम सर्विस थी, बट वो उसने हम सबको अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस दिया। तो सेम चीज सबको अच्छी लगे जरूरी नहीं है, या सेम चीज सबको बुरी लगे ऐसे जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे पर्सनल सर्विस हर एक इंसान यूज करता है अपने लिए, और उसका एक्सपीरियंस हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ हम बात करेंगे बिजनेस सर्विस के बारे में। तो आगे चैप्टर में ना तो हम पर्सनल सर्विस को डिस्कस करेंगे, ना तो सोशल सर्विस को। वी विल ओनली टॉक अबाउट बिजनेस सर्विसेज। और इसमें हमने ऑलरेडी देखा कि 5 तरह की सर्विस आती है। पैसा चाहिए तो बैंकिंग, सामान बनाने के बाद उसे पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर करके रखना है तो वेयर हाउसिंग, सामान रखे रखे अगर खराब हो गया तो फिर इंश्योरेंस भी चाहिए, और फिर क्या है वो सामान आपने बनाया है इसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, पोस्टल या फिर टेलीकॉम सर्विसेज। इसी को ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन या फिर एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन का कौन सा मीडियम, पोस्ट ऑफिस वाला, पोस्ट किया आपने, या फिर टेलीकॉम से भेजा, टेलीकम्युनिकेशन, टीवी वगैरह, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, बैंकिंग। एंड व्हाट इज बैंकिंग? बैंक क्या करता है, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और उस क्यों करता है, ताकि उससे वो दूसरे लोगों को लोन दे पाए या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो लोगों का पैसा एक्सेप्ट करना एज ए डिपॉजिट, और फिर उन पैसों को यूज करना किसी को लोन देने के लिए, किसी को उधार देने के लिए, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम बैंकिंग। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी पैसा हमने एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट की तरह, उसे हम पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बैंक। नाउ जब आप पैसे को एक्सेप्ट करते हो एज ए डिपॉजिट, तो उसमें कई सारे तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं। तो बैंक के कौन कौन से पॉसिबल अकाउंट्स हो सकते हैं? पहला अकाउंट है उसका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? हाउस होल्ड, हम सारे लोग ओपन करते हैं अपनी सेविंग्स स्टोर करने के लिए। तो सेविंग अकाउंट्स को बिजनेसमैन ओपन नहीं करता, ये हम सारे हाउस होल्ड जो घर पे हम लोग रहते हैं अपनी सेविंग्स को जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। इसमें हम आप जितना भी पैसा चाहो आप इसमें जमा करवा सकते हो, इवन अगर कम ज्यादा पैसे नहीं भी है, 500 है, 600 है, 1000 रुपए है, 2000 है, तो इतने पैसे भी आप बैंक में जमा करवा सकते हो। ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा चला गया तो आप निकाल नहीं सकते, उन पैसों को यूज करते हुए आप पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट करने के लिए इवन आपको एक चेकबुक भी दिया जाता है जिसमें आप पैसा निकाले बिना ही सिर्फ चेक पर साइन करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा पूरे महीने आपने जितनी पेमेंट्स करी हैं उन सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको पासबुक भी दिया जाता है, जिसमें आप सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हो कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक या पूरे साल में मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, किसको कितना पैसा दिया है, किससे कितना पैसा लिया है, वो सारे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखवाया है तो उस पैसों पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंड देन इंटरेस्ट अमाउंट इज लेस देन फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट। तो जब आप एफडी करवाते हो तो एफडी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट तो मिलता है सेविंग अकाउंट में, लेकिन एफडी जितना नहीं, उससे कम इंटरेस्ट मिलेगा ना। इसमें कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती है, क्या होती है हम ये आगे करेंट अकाउंट में देखेंगे, पर इसमें नहीं मिलती है। ओके। अच्छा, इसमें क्या आप विथड्रॉ कर सकते हो? तो हमने देखा कि हम चेक से पेमेंट भी कर सकते हैं, और चाहे तो पैसा निकलवा भी सकते हैं फ्रॉम द बैंक, लेकिन पूरा नहीं। आप चाहो तो निकलवा सकते हो, बट अप टू द लिमिट। ऐसा क्यों बोला? निकलवा तो हम पूरा ही सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको चाहिए कि आपका अकाउंट फ्यूचर में आपको यूज करना है, तो कुछ मिनिमम बैलेंस आपको इसमें रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए, 1000 रुपए। अगर आपने इतना पैसा भी नहीं रखा है तो बैंक क्या करेगा, उसमें कुछ चार्जेस काटना शुरू कर देगा। तो हो सकता है कि वो अगर आपके अकाउंट में बहुत ही कम बैलेंस है तो बैंक उसमें से ज्यादा चार्जेस काटने लग जाए। तो कुछ मिनिमम बैलेंस होता है जो आपको अपने अकाउंट में रखना होता है, तो आप जनरली पूरा विथड्रॉ नहीं करते हैं। जबकि करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो बिजनेसमैन यूज करता है या बिजनेसमैन ओपन करता है। अब इसमें जितना भी इसने पैसा रखवाया है वो जितना चाहे उतना विथड्रॉ कर सकता है, चाहे तो जितना पैसा रखा था पूरा का पूरा निकाले, कोई मिनिमम बैलेंस की इसमें जरूरत नहीं। अब इसको अगर पैसा निकलवाना नहीं है लेकिन पेमेंट करनी है,
तो इनको भी इसमें चेकबुक मिलता है, जिसमें पैसे निकाले बिना ही सिर्फ आप साइन करके पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपको इसमें पासबुक भी दी जाती है, पासबुक नहीं दी जाती है, सॉरी, पासबुक आपको इसमें नहीं मिलती है। आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं, आप चाहो तो उसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट निकाल सकते हो, बैंक आपको वो स्टेटमेंट दे देगी। हर हफ्ते आप ले सकते हो, हर 15 दिन के बाद ले सकते हो, हर महीने ले सकते हो, लेकिन वो आपको सारे स्टेटमेंट दे देती है, पासबुक नहीं देती। रीजन, क्योंकि बिजनेसमैन के एक दिन में 10-15 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन रोज रिकॉर्ड करोगे तो आप पूरे साल में पता नहीं कितनी पासबुक भर दोगे। तो इसीलिए आपको वो पासबुक नहीं देती, आपको वो स्टेटमेंट्स वगैरह भेज देती है। चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर आपके फोन पे वो एज अ पीडीएफ रह सकता है। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट में जब आप पैसा रखते हो तो आप अक्सर उसको बार बार ट्रांजेक्ट करते हो, यहाँ से वहां फिर भेजते हो, तो बहुत सारी इसमें सर्विसेज बैंक को देनी पड़ती है, तो आपको इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। उल्टा बैंक इसमें कोई चार्जेस काटती है। वाई? क्योंकि जब किसी बिजनेसमैन ने करंट अकाउंट ओपन करवाया होता है तो वो काफी तरह की सर्विसेज एंजॉय करता है फ्रॉम द बैंक। एक तो उसे चेक फैसिलिटी तो मिल ही रही है, इसके अलावा उसको स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा उसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को यहाँ पे इतना पैसा दे देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, या फिर अब मेरे जो इंश्योरेंस वगैरह करवाया होता है स्टॉक का, तो हर महीने अमाउंट या हर 6 महीने में वो अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा। तो ऐसे कई सारे ऑर्डर्स होते हैं फ्रॉम द बिजनेसमैन टू द बैंक, और बैंक उसके बिहाफ पे वो सारी काम परफॉर्म करती है। तो इंटरेस्ट तो देती नहीं है, लेकिन कुछ चार्जेस वो काटती रहती है, बैंक चार्जेस। ओके। फिर आता है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट में मिलती है। नाउ व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? अगर मान लो कि मेरे अकाउंट में अभी के टाइम पर सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, लेकिन मैंने किसी को चेक साइन करके दे दिया है 2,25,000 का, ठीक है, तो 2,25,000 का चेक साइन किया है, पर मेरे अकाउंट में उतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पर बैंक क्या करता है, मैं चाहूँ तो बैंक से बोल सकती हूँ कि मेरे पूरा 2,25,000 का पेमेंट कर दो, तो बैंक मेरे बिहाफ पे पूरा पेमेंट कर देगा, और ये जो 25,000 एक्स्ट्रा थे वो अपनी तरफ से पेमेंट कर देगा। अब ये जो 25,000 है मुझे वो बैंक को रिफंड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। ओके। तो कभी कभी मेरे अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी हो तो बैंक मेरे बिहाफ पे वो पेमेंट कर देता है, और उसके बाद मुझे वो पैसा बैंक को चुकाना पड़ता है अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके। आगे बढ़ते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट से पहले हम डिस्कस कर लेंगे एफडी क्या होती है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? हम एक फिक्स्ड अमाउंट हम अपनी फिक्स्ड अकाउंट में डलवाते हैं, और हम उसे सिर्फ तभी निकाल सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं, जब मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो चुका हो। तो मैंने अगर बैंक को पैसा दिया है 5 सालों के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? एफडी, क्योंकि मैं उस पैसों को तब तक विथड्रॉ नहीं कर सकती जब तक 5 साल खत्म नहीं हो जाते। तो ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब क्योंकि आप इसमें से पैसे निकाल नहीं सकते, इसमें से कोई पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपको चेकबुक मिलेगा ही नहीं। अब इसको यूज करते हुए आपके अगर कुछ पेमेंट नहीं करना चाहते, मतलब कर पेमेंट नहीं कर सकते, इसमें और पैसा डलवा नहीं सकते बीच में, तो पासबुक देने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं रहे ना। ट्रांजेक्शन कब होते? जब आप इन पैसों को यूज करके मल्टीपल पार्टीज को कुछ पेमेंट करते रहते, तो हर बार आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते रहते। अब आप पेमेंट नहीं कर सकते तो चेकबुक भी नहीं मिलेगा। इस पैसों को अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन भी नहीं होंगे, तो पासबुक भी नहीं मिलेगा। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है, बहुत हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। जब आप उतना भी पैसा नहीं निकाल सकते जितना आपके अकाउंट में है, तो उससे एक्स्ट्रा निकालने की तो बात ही नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो एफडी को मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप चाहो तो उसे तोड़वा सकते हो, आप उसे खत्म कर सकते हो, लेकिन फिर आपको कुछ चार्जेस कटेंगे, मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट आपका कट जाएगा उसमें। फिर अब आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट पे। रिकरिंग डिपॉजिट भी एफडी की तरह ही होता है, इसको भी हम फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए हम खुलवाते हैं, फिक्स पीरियड के लिए खुलवाते हैं, लेकिन पूरा पैसा इसमें एक साथ जमा नहीं करवाते। हम क्या करेंगे, हर महीने, हर हफ्ते या हर 6 महीने में इसमें कुछ कुछ पैसा डलवाते रहेंगे, और उसके बाद हमें डलवाएंगे फिक्स पीरियड तक। फिक्स पीरियड तक उसमें जितना भी पैसा इकट्ठा हो चुका होगा, बैंक आपको वो सारा पैसा दे देगी अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। तो मान लीजिए अगर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए आज से 5 साल के बाद, या एक फिक्स पीरियड चाहिए आज से 5 साल के बाद, तो मैं ये पूरा पीरियड, पूरा पैसा 5 लाख रुपए आज जमा नहीं करवाऊंगी। मैं क्या करूंगी, हर महीने इसमें से कुछ कुछ पैसा 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जमा करवाते हुए जाऊंगी। और ये जब मैं पैसा जमा करवा रही हूँ, ये बैंक में जमा होता जाएगा। जैसे ये 5 साल खत्म होंगे, उसमें जितना भी पैसा जमा हुआ होगा उसमें इंटरेस्ट लगाने के बाद पूरा पैसा मुझे दे दिया जाएगा। ओके। इसमें आप बीच में आप इसमें से पैसा निकाल नहीं सकते हो, बीच बीच में आप हर महीने पैसा डाल सकते हो बट निकाल नहीं सकते हो, तो चेकबुक इससे इसमें नहीं मिलती है।
और अगर आपको पेमेंट करनी नहीं है तो पासबुक भी नहीं मिलेगी। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इट विल बी मोर देन द सेविंग अकाउंट बट लेस देन द एफडी। इसके बाद होता है इसमें ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें क्या होती है कि नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जितना पैसा इसमें डला हुआ है आप उसी को यूज नहीं कर सकते, तो उससे एक्स्ट्रा पैसा तो बात ही नहीं आती है ना। बट इसमें एक चीज में प्रॉब्लम आती है, वो है पासबुक। ठीक है, जनरली इसमें कई बार पासबुक मिलता है, कई बार पासबुक नहीं मिलता है। और पासबुक अगर नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई छोटी मोटी बुक आपको मिलेगी जिसपे आपके ट्रांजेक्शन लिखे रहेंगे कि आपने हर महीने कितना पैसा उसमें जमा करवाया, इसका एक प्रूफ आपके पास रहेगा। तो पासबुक कई बार मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, तो आप इसको ऐसे मे बी, पासबुक मे बी गिवन और मे नॉट बी गिवन, ऐसा करें। फिर इसके बाद आपका आएगा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक अकाउंट ओपन करवाऊंगी, लेकिन वो एक अकाउंट मुझे मल्टीपल अकाउंट जितनी सर्विसेज देगा, जिसमें एक तरफ क्या हो सकता है मेरा करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ मुझे इसमें एफडी के फायदे भी मिल सकते हैं। हाउ? तो मान लीजिए मैंने एक बैंक अकाउंट भी ओपन करवाया, वो सेविंग अकाउंट था, लेकिन मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखे थे कि मेरे सेविंग अकाउंट में एक लिमिट है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए की। तो जब तक इसमें पैसा 5 लाख से कम रहेगा तब तक ये कैसे रहेगा? सेविंग अकाउंट। लेकिन मान लो किसी महीने मेरे अकाउंट में 5,50,000 आ गए, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 50,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो वो अपने आप इससे कट के कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? एफडी में। तो अपने आप ये 50,000 क्या बन जाएगी? एफडी, जबकि 5 लाख क्या रहेगा? अभी भी सेविंग अकाउंट की तरह रहेगा। अगले महीने फिर से क्या हो गया? मेरा अकाउंट बढ़ के 5,20,000 का हो गया, तो अगेन कितना एक्स्ट्रा आ गया? 20,000। तो 20,000 अगेन मेरा कहाँ चला जाएगा? एफडी में। और अब फिर अगेन कितना बचेगा सेविंग अकाउंट में? 5 लाख रुपए। तो ऐसे जब जब आपके अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसा आता जाएगा, वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जो अमाउंट एफडी में कन्वर्ट हो चुका है उस पर तो आपको एफडी जैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे, एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन वो अमाउंट जो अभी भी आपका एफडी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो अभी तक आपके सेविंग या करंट अकाउंट के जैसा चल रहा है, उसमें आपको उस अकाउंट की बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे चेकबुक मिलेगी, उस पर आपको पासबुक भी मिलेगी, उस पर आपको अगर करंट अकाउंट है तो ओवरड्राफ्ट कभी कभी मिल सकता है। तो ऐसी सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। तो आप इसमें करंट या सेविंग अकाउंट की लिक्विडिटी, मतलब जब चाहे तब पैसा निकाल लिया, वो वाली फैसिलिटी भी यूज कर सकते हो। और इसमें आप एफडी का इंटरेस्ट रेट भी मतलब एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे अकाउंट सारे खत्म होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बैंक आपको कौन कौन सी सर्विसेज देता है। अच्छा, अकाउंट कौन कौन से डिस्कस किए थे? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, रिकरिंग और मल्टीपल ऑप्शन। सेविंग करंट में क्या होता है कि आपको अमाउंट आपने स्टार्ट कर, मतलब सेविंग में क्या था? हाउस होल्ड ओपन करेगा, अमाउंट डलवाया, जब चाहे पैसा निकाल सकते हो बट अप टू अ लिमिट। चेकबुक मिलती है, पासबुक मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है बट एफडी से कम। करंट अकाउंट में क्या होता है कि ओपन कौन करवाता है? बिजनेसमैन। ट्रांजेक्शन करने के लिए इसमें आपको चेकबुक मिलती है, पासबुक नहीं मिलती है, लेकिन स्टेटमेंट्स आप निकलवा सकते हो। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एफडी क्या रहती है? एफडी को आपने एक बार ओपन करवाया तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा बैंक के पास ही रहेगा, इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कोई भी चेकबुक नहीं मिलता, कोई भी पासबुक नहीं मिलता। रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा बैंक के पास एक फिक्स पीरियड तक के लिए। उस फिक्स पीरियड के बाद सारा पैसा अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट आपको दे दिया जाएगा। चेकबुक नहीं मिलेगा, पासबुक नहीं मिलेगा, ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा। मल्टीपल ऑप्शन क्या था? आपके अकाउंट्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक सेविंग या करंट रह सकता है, दूसरा एफडी हो जाएगा। तो आपको दोनों के बैंक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। नाउ बैंक आपको कौन कौन सी सर्विसेज देता है? पहली सर्विस में आता है आपका बैंकर्स चेक पे ऑर्डर। ओके, तो बैंकर्स चेक क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक चेक फैसिलिटी दी जाती है कि आप बिना पैसा निकलवाए भी या बिना फिजिकल करेंसी नोट्स वगैरह का यूज बिना किए भी आप पेमेंट कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो? थ्रू चेक। तो जो आप क्या करोगे, जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना है उसका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, अमाउंट आप लिख दोगे और सिग्नेचर करके दे दोगे। तो ये क्या होगा, आपकी तरफ से बैंक को इंस्ट्रक्शन रहेगा कि जिस पार्टी का नाम लिखा है उस पे, उस पार्टी को उतना अमाउंट आप ट्रांसफर कर दो। तो ये एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है टू पे द सर्टेन अमाउंट टू द थर्ड पार्टी। नाउ एक और इसमें आपको फैसिलिटी होती है, वो है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट बैंक चेक की जैसा ही होता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं हो सकता। जैसे चेक बाउंस हो सकता है, चेक जो है वो आपने जब जमा करवाया आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, तो बैंक उसको कैंसिल कर सकता है या उसको बाउंस कर सकता है, जबकि बैंक ड्राफ्ट ऐसा नहीं होता। रीजन? क्योंकि बैंक ड्राफ्ट आपको तब मिलता है जब जितने का आपको बैंक ड्राफ्ट चाहिए उतना पैसा अपने बैंक में पहले जमा करवाया हो। तो मान लीजिए मुझे बैंक ड्राफ्ट बनवाना है 50,000 का,
रमेश के नाम से, मतलब रमेश को पेमेंट करनी है। तो मैं बैंक में जाऊंगी, 50,000 पहले बैंक वालों को दूंगी, बैंक वाले मेरे 50,000 अपने पास रखेंगे, या फिर कैश में नहीं दे रही हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट से निकाल कर अपने पास रखेंगे, ब्लॉक कर देंगे उस फंड को। और उसके बाद फिर वो मुझे एक ड्राफ्ट बना के देंगे जिसमें रमेश का नाम लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा। ओके, अब ये ड्राफ्ट लेने के लिए ऑलरेडी मैंने पहले ही पैसा बैंक को दे दिया है। अब जैसे ही मैं इस ड्राफ्ट को रमेश को दूंगी, रमेश का अकाउंट जिस भी बैंक में होगा वो वहां पे ये ड्राफ्ट लेकर जाएगा और वो बैंक वाले उसे 50,000 की पेमेंट कर देंगे। किसी भी केस में बैंक ड्राफ्ट कैंसिल हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रीजन, क्योंकि जो रमेश की जो पेमेंट देनी थी वो मैंने पहले ही बैंक पे जमा करवाई हुई। तो इट कैन बी ऑपरेट फ्रॉम बैंक, लेकिन पहले वो सारा अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद। ठीक है, और ये जनरली हम कब यूज करते हैं, जब मुझे इंटर स्टेट या इंटर बैंक पेमेंट करनी होती है। अगर मैं एमपी में रहती हूँ और मुझे केरला में पेमेंट करनी है तो मैं जनरली किससे करूंगी, बैंक ड्राफ्ट से। क्यों? क्योंकि केरला वाला इंसान मेरा चेक लेकर जाएगा, वहां पे जमा करवाएगा, फिर वो बाउंस हो गया तो दोबारा चेक लेने थोड़ी आएगा। तो इस केस में इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आप ड्राफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। जब भी आपको थर्ड पार्टी पे बिलीव नहीं होगी वो पेमेंट कर देगा तो आप उसे ड्राफ्ट लेते हैं। फिर है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देती है। तो समटाइम्स अगर किसी बिजनेसमैन का करंट अकाउंट आपके अकाउंट में ओपन, आपके बैंक में ओपन है, तो अगर उसने किसी पार्टी को चेक बना के दिया है ज्यादा पे अमाउंट का जितना उसके बैंक अकाउंट में नहीं है, तो बैंक अपने हिसाब, मतलब अपनी तरफ से या उस बिजनेसमैन की के तरफ से पेमेंट कर देती है पूरा। और उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट होता है वो बिजनेसमैन उसे कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर पेमेंट कर देता है बैंक को, अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। तो इट इज अ फैसिलिटी टू विथड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। जितना उसके अकाउंट में पैसा नहीं है उससे ज्यादा वो निकलवा सकता है। और ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट वालों को मिलती है, वो भी सारे करंट अकाउंट वालों को नहीं मिलती। जिसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन होती है बैंक में उसको मिलती है। और आप ये एक महीने में कई बार यूज नहीं कर सकते, जनरली एक महीने में आप एक बार ही ओवरड्राफ्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट का अमाउंट क्या का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके की बोरोइंग होती है फ्रॉम द बैंक, कि वो आप एक सर्टेन अमाउंट तक विथड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने आप बैंक वालों ने आपको बोरोइंग दे दी अप टू 5 लाख। ठीक है, तो आपको बोरोइंग मतलब आपको लोन पास कर दिया 5 लाख रुपए का, लेकिन मान लो ये लोन पास उसने किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट उस पर नहीं लगेगा। अगर मान लो मैंने 1 मई को इसमें से कुछ पैसा निकाला, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख में से 1 लाख निकाल लिया, तो 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कब से? 1 मई से। पूरे अमाउंट पे नहीं, सिर्फ 1 लाख। इसके बाद फिर मुझे अगले महीने फिर 50,000 की जरूरत पड़ी, तो जून में मैंने 50,000 और निकाले, तो अब जून से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 50,000 पे, पूरे अमाउंट पे नहीं। तो जब मुझे कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मॉल बनाना है, लेकिन मुझे पता है कि ये मॉल एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, पूरा साल उसको लगेगा, तो बीच बीच में मुझे कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने 5 लाख का लोन लिया है, लेकिन पूरा पैसा आज यूज में नहीं है। बीच बीच में कभी सीमेंट मंगवाना पड़ेगा, कभी उसमें टाइल्स लगवाने पड़ेंगे, कभी उस पे फर्नीचर लगाना पड़ेगा, तो कभी कभी बीच बीच में कुछ कुछ खर्चा लगेगा। तो इसके लिए मैंने पहले से ही पूरा 5 लाख का लोन ले लिया, लेकिन ये बोलकर कि पूरा इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जैसे मैं इसमें से अमाउंट निकलवाती जाऊं वैसे उतने अमाउंट पे मेरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है, ओवरऑल आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फिर आता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन। ये नॉर्मल लोन की तरह होता है, आपने बैंक से लोन ले लिया, उसने आपको लोन दिया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब से आपको वो लोन मिलेगा तब से आपको इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो शुरू हो जाएगा। हर महीने आपको कुछ ना कुछ ईएमआई वगैरह उस पर देनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, अगर 1 साल के अंदर आप पूरी पेमेंट कर देने वाले हो तो ये शॉर्ट टर्म है। मीडियम टर्म क्या होता है, जब आप 3 साल के अंदर अंदर पूरी पेमेंट करने वाले हो तो वो मीडियम टर्म है। 5 या उससे ज्यादा साल लगने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म है। तो जनरली अगर मैंने होम लोन लिया है, घर बनवाने के लिए मैंने लोन लिया है, तो ये लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन अगर मैंने कोई मोबाइल फोन खरीदी है और उसका मैंने लोन लिया है तो ये शॉर्ट टर्म होगा। और अगर मैंने कोई गाड़ी वगैरह खरीदी है, स्कूटी खरीदी है, एक्टिवा खरीदी है, तो ये मीडियम टर्म लगभग होगा। ओके, तो ये 5 तरह की सर्विसेज थी जो बैंक आपको देते हैं। नाउ एक और टर्म आता है, वो है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंक। तो जब बैंकिंग की किसी भी सर्विस का आप यूज कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से, जैसे फोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो बैंकिंग की सर्विसेज यूज करना विद सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और विद द यूज ऑफ इंटरनेट, ये क्या हो जाता है, ई बैंकिंग। नाउ ई बैंकिंग की फैसिलिटीज मिलती हैं दो लोगों को, कस्टमर्स को और बैंक्स को। तो अगर आप ई बैंकिंग को यूज कर रहे हो तो कुछ फायदा कस्टमर को होता है और कुछ फायदा बैंक्स को होता है।
कस्टमर को क्या फायदा होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और डिजिटल पेमेंट्स आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि पारदर्शिता होती है, आपको पता होता है आपने कितना पैसा किसको दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कोई भी पेमेंट करी है इन कैश, तो मैं मना कर सकती हूँ कि नहीं मुझे तो पेमेंट मिली ही नहीं, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा ये बताने के लिए कि आपने मुझे कैश में पेमेंट करी है। लेकिन वही अगर आपने मुझे पेमेंट करी है यूपीआई से, गूगल पे से, तो आपके पास एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रहती है, मतलब एक प्रूफ आ जाता है, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि आपने मुझे पेमेंट करी है। जनरली जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे होते हो, तो आप बैंक से कोई भी अमाउंट छुपा नहीं सकते, वो सब दिख जाता है। लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपके पास ब्लैक मनी हो सकती है। फिर है फिर है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है ई बैंकिंग करना काफी आसान होता है, क्योंकि आप कहीं पर भी कर सकते हो। चलते चलते ई बैंकिंग कर सकते हो। मुझे चलते चलते याद आया कि अरे मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, तो मैंने बिल पे कर दिया। पेपर लेटे लेटे कर सकती हूँ, खाते खाते कर सकती हूँ, अपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए बैंकिंग का कोई भी जो फायदा है, फैसिलिटी है, वो इंजॉय कर सकती हूँ। फिर हमारा आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जब आप कैश में पेमेंट्स करते हो तो आपको याद नहीं रहता कि पूरे महीने में आपने कितना खर्चा किया है और कितनी बेफिजूल की चीजों पे किया है। जबकि वही खर्चा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली किया होता तो आपके पास एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ जाती, तो आप रिव्यू कर सकते हो कि पूरे महीने आपने कितना खर्चा कर दिया है और किन किन चीजों पर किया है। तो आप उन बेफिजूल के खर्चे जो खर्चे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है अनलिमिटेड एक्सेस। आपको इस बैंकिंग की सर्विसेज का यूज करने के लिए बैंक की ब्रांच में जाना जरूरी नहीं है। आप कहीं पर भी बैठे बैठे, घर पे, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पर भी, रेलवे स्टेशन पे, रोड पे, कहीं पर भी बैठे बैठे आप उसको कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, कहीं पर भी आप उसका एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है कि 24/7। आपको जरूरी नहीं है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर मुझे रात को 3 बजे भी, 2 बजे भी, 1 बजे भी किसी को पेमेंट करनी है तो मैं वो कर सकती हूँ। फिर आता है लेस रिस्क। बट ये जो लेस रिस्क लिखा है ये कई बार, मतलब जब आप मेरिट्स में इसको यूज करोगे, फायदा बताओगे, तो आप बोलोगे कि देखो कैश कैरी करते तो कैश का गिर जाने का, चोरी हो जाने का खतरा ज्यादा होता है, जबकि डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो तो वो चोरी नहीं हो सकता, वो गिर नहीं सकता। लेकिन अगेन इसमें फिर अलग तरीके के रिस्क आ जाते हैं, जैसे फ्रॉड हो सकता है, जैसे साइबर क्राइम हो सकता है, एक्सेट्रा। लेकिन हम सिर्फ फायदों की बात कर रहे हैं, तो अभी हम किस पॉइंट को कवर करेंगे कि इसके चोरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, गुम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये संभालना ज्यादा आसान है। फिर आता है कि ये तो फायदे थे कि कस्टमर को क्या फायदा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ई बैंकिंग की सर्विसेज देने से बैंक को क्या फायदा होता है। पहले तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। आज के टाइम पे कोई एक बैंक नहीं है, कई सारे तरह के बैंक ओपन हो गए हैं। तो इस कंडीशन में किसी एक बैंक को दूसरे बैंक से आगे बढ़ना है तो उसे ई बैंकिंग की सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो अगर कोई बैंक है जो कि आपको एटीएम कार्ड नहीं दे रहा, जो कि आपको आपकी वेबसाइट्स में मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना अलाउड नहीं कर रहा है, तो ये जो बैंक्स है वो आपकी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि इतने सारे बैंक हैं तो किसी एक बैंक से आगे निकलने में आपको ये ई बैंकिंग फैसिलिटी ज्यादा हेल्प करती है। फिर आता है अनलिमिटेड नेटवर्क। अब मुझे मान लो किसी गांव के लोगों को अपना कस्टमर बनाना है, तो मुझे वहां पे ब्रांचेस ओपन करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि मैं वहां पे पहले जमीन खरीदूं, फिर वहां पे बिल्डिंग बनाऊं, फिर मैं वहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं। इतना सारा खर्चा किए बिना भी अगर मैं ई बैंकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, तो गांव में बैठा हुआ इंसान भी सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो मुझे बहुत ही लंबी एरिया में मेरा नेटवर्क फैल जाता है विदाउट ओपनिंग द ब्रांचेस। फिर आता है रिड्यूस्ड लोड ऑफ ब्रांचेस। अब अगर आपने ई बैंकिंग दे दिया तो लोग अपने घर पे बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो वो इंसान आपकी बैंक में आना कम कर देंगे, तो ब्रांचेस पर जो लोड है वो कम हो जाएगा। अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो हर दूसरे दिन हर एक इंसान बैंक के बाहर दिखता कि आज इसको इतना पेमेंट करना है, इसको इतना करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, तो ये जो बर्डन है वो कम हो जाता है बैंक्स पर। आगे बढ़ते हैं। अब ई बैंकिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, किस किस तरीके से आप ई बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग कर सकते हो। तो इसकी मेथड्स में सबसे पहले आता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जिसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के कार्ड्स होते हैं। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कौन सी फैसिलिटी देते हैं, ये कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं कि बिना फिजिकल करेंसी का यूज किए भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो बिना कैश के, बिना चेक के, बिना नोट्स के आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो टू द अदर पर्सन थ्रू द डेबिट और क्रेडिट कार्ड। नाउ इसमें फर्क क्या होता है।
डेबिट कार्ड का यूज करके आप सिर्फ उतना ही पेमेंट कर सकते हो जितना पैसा आपके अकाउंट में अवेलेबल है। तो मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 50,000 है, तो मैं मैक्सिमम सिर्फ 50,000 का ही पेमेंट कर सकती हूँ। और डेबिट कार्ड का यूज करके जैसे ही मैं पेमेंट करूंगी तुरंत मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो डेबिट कार्ड को जब आप यूज करते हो तो आप अपने ही पैसे यूज कर रहे हो। आप जैसे इसको स्वाइप करोगे आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। तो आप मैक्सिमम उतना ही पेमेंट कर सकते हो जितना पैसा आपके अकाउंट में है। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जब आप इसको स्वाइप करते हो तो वो पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटता। तो ये आप अपना पैसा यूज नहीं कर रहे हो, ये बैंक पेमेंट कर रहा है आपके बिहाफ पे। और जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक आपने जितना भी पेमेंट किया होगा क्रेडिट कार्ड से उसका एक बिल बना के बैंक आपको भेज देगा। और फिर उस बिल को आपको पे करना रहेगा कुछ चार्जेस के साथ, कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो ये वो पैसा है जो बैंक आपको एज अ लोन दे रहा है, एज अ क्रेडिट दे रहा है, उधार दे रहा है, जो आपको बाद में चुकाना रहेगा। और इसकी वजह से जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे रहें। तो बिना आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो तो भी आप इसमें से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर है एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाउ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आप इस फैसिलिटी का यूज करके अपने अकाउंट से पैसा कटवा के किसी दूसरे के अकाउंट में डाल सकते हो, बिना कोई चेक बनाए, बिना किसी कार्ड का यूज किए, बिना करेंसी यूज किए, कुछ भी नहीं। तो आप क्या करोगे, सिर्फ बैंक में जाओगे, बैंक को इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको किसी दूसरे कस्टमर को पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और एक दूसरा मेरा फ्रेंड है या फिर कोई कस्टमर है जिसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। तो मैं क्या करूंगी, अपने यूनियन बैंक में कॉल करूंगी, मैं इसकी अकाउंट डिटेल्स दूंगी और मैं उन्हें बोलूंगी कि 5 लाख रुपए इस बैंक में जमा करवा दो उसके अकाउंट में। तो क्या करेगा, यूनियन बैंक सीधा मेरे अकाउंट से 5 लाख काटेगा और उसके अकाउंट में डाल देगा। मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एनईएफटी यूज करते हो तो इसमें कोई मिनिमम बैलेंस भी नहीं होता है। आपको अगर 1 रुपए भी ट्रांसफर करना है तो आप 1 रुपए भी कर सकते हो। तो इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता कि आपको कम से कम इतना ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप जितना चाहो, चाहे अगर 1 रुपए भी ट्रांसफर करना हो तो 1 रुपए भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एनईएफटी के चार्जेस करते हैं बैंक, इस पे कुछ कमीशन चार्ज करती है। तो जितने का भी आप पेमेंट कर रहे हो उस पर कुछ ना कुछ कमीशन देना पड़ेगा बैंक को। अब नाउ ये कमीशन कितना रहेगा, ये अलग अलग बैंक का अलग अलग कमीशन रहता है। ओके, चलिए। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखिए कि जब आप एनईएफटी का यूज करते हो तो आपका जो अमाउंट है वो तुरंत उसी मिनट या उसी सेकेंड ट्रांसफर नहीं हो जाता। ये हर आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला अगर ट्रांजेक्शन इसने 11 बजे किया था तो दूसरा कब होगा, 11:30 बजे। तो मान लीजिए अगर मैंने 11:05 पे अगर ऑर्डर दिया है कि मेरा अकाउंट से पैसा काट के उसके अकाउंट में डाल दो, तो ये एग्जैक्टली 11:05 पे नहीं करेगा। ये वेट करेगा 11:30 का, और 11:30 के बाद जो भी रिक्वेस्ट आ चुकी होगी उसको एक साथ ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद फिर 11:30 से 12 बजे तक का वेट करेगा, जितनी भी रिक्वेस्ट आई होगी उन सारे पैसों को एक साथ 12 बजे ट्रांसफर करेगा। तो ये तुरंत पेमेंट नहीं होता। और तुरंत पेमेंट नहीं है तो मतलब ये है कि आप इसको रिवोक कर सकते हो। रिवोक करने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने 11:05 पे ऑर्डर दिया था कि आप इस पैसों को ट्रांसफर करो, लेकिन पेमेंट जानी कब थी, 11:30 बजे। अब मुझे सडनली याद आया 11:20 पे कि नहीं नहीं, अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ और भी सामान मंगवाना है या फिर ये पार्टी फ्रॉड है या कुछ भी मुझे समझ में आ गया। तो 11:20 पे मैं इसको कॉल करके बोल सकती हूँ कि पैसा मत भेजना, रिवोक कर दो, कैंसिल कर दो। तो मेरा जो इंस्ट्रक्शन था वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार ऑर्डर देने के बाद आप उस ऑर्डर को कैंसिल भी करवा सकते हैं। जबकि आरटीजीएस में क्या होता है, आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपने जैसे ही यूबीआई को ऑर्डर दिया कि पंजाब नेशनल बैंक में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दो, वो तुरंत आपके अकाउंट से पैसा काट के वहां ट्रांसफर कर देगा, तुरंत करेगा, उसी टाइम पे करेगा, इसलिए इसे कहते हैं रियल टाइम। और अगर तुरंत आपके अकाउंट से पैसा काट के उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये इरिवोकेबल होता है, इसे आप रिवोक नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके अकाउंट से एक बार पैसा कट के वहां चला गया तो आप बैंक से ये नहीं कह सकते कि रुक जाओ वापस चाहिए पैसा, नहीं हो सकता, चला गया तो चला गया। अब आपको उस पार्टी को कॉल करना पड़ेगा कि पैसा वापस करो। किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। आपके इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते। और आरटीजीएस करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। 2 लाख से कम का आरटीजीएस तो नहीं होता। ओके, तो समराइज करते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं। लेकिन जो एनईएफटी होता है वो आपका जो फंड है वो तुरंत ट्रांसफर नहीं करता, आप इसको रिवोक कर सकते हो। मिनिमम 1 रुपए भी आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। आरटीजीएस जो होता है वो तुरंत पेमेंट हो जाती है, तो आप इसे रिवोक नहीं कर सकते।
और कम से कम आपको 2 लाख का पेमेंट आरटीजीएस में करना पड़ेगा। फिर आता है एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई बच्चे इसको ऑटोमेटिक लिखते हैं, वो गलत है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये क्या करता है? आपके पैसों का मतलब आपको अगर कुछ भी पैसा निकलवाना है तो आपके डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का यूज करके आप इसमें पैसा निकलवा सकते हो बिना बैंक जाए। तो ये एक ऐसी मशीन है जो आपको पैसा विथड्रॉ करके दे देती है, आपके सिर्फ कार्ड की हेल्प से। आपको अपना कार्ड पता होना चाहिए, उसका पिन कोड पता होना चाहिए और पैसा आप उसे निकाल सकते हो। फिर आता है, और ये आप 24/7 यूज कर सकते हो। रात को 2 बजे भी यूज करना हो तो एटीएम कार्ड, एटीएम जो है वो चलता रहता है। फिर सिक्स्थ होता है आपका ई कैश। और ई कैश मतलब क्या होता है? ये कैश तो है बट इसमें फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, आप इसको टच नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके डिवाइस में है। जैसे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, पेटीएम, फोन पे या फिर अमेजोन पे, तो आपको पता होगा कि उसका एक अपना वॉलेट होता है। तो आप चाहो तो बैंक अकाउंट से उस वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और फ्यूचर में कभी भी अगर आपको पेमेंट करनी हो तो वो वॉलेट से हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो है वो पैसा कहाँ है? आपके वॉलेट में रखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, पता नहीं, आप उसको निकाल भी नहीं, मतलब आप उसकी टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट आप उसको यूज कर सकते हो। इसे हम कहते हैं ई कैश। तो ये कुछ फैसिलिटीज थी जो आपको ई बैंकिंग की मिलती है और ई बैंकिंग के मेथड्स आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपका बैंकिंग खत्म होता है। एक दूसरी सर्विस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? इंश्योरेंस। हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस सर्विसेज 5 तरह की होती है: बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। तो बैंकिंग हो गई। अब सेकेंड सर्विस को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस। ना इंश्योरेंस होता क्या है? ये इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है कि इंश्योरर, अच्छा इंश्योरर कौन होता है? ये वो पर्सन है जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, मतलब अगर नुकसान हो गया तो ये आपको पैसा देगा। इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस करवाता है, जो इंश्योरेंस लेता है, अगर इसका नुकसान हो गया तो ये पैसा लेगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जिसमें जो इंश्योरर होता है वो एग्री करता है कि अगर इंश्योर्ड का कोई भी नुकसान हुआ तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर देगा। जबकि इंश्योर्ड क्या है? इंश्योर्ड एग्री करता है कि ये हर महीने या हर एक फिक्स इंटरवल के बाद कुछ प्रीमियम का अमाउंट डिपॉजिट करता रहेगा। तो इंश्योरर इज अ पर्सन जो इंश्योरेंस देता है, इंश्योर्ड इज अ पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है। प्रीमियम इज अ रेगुलर पेमेंट या रेगुलर अमाउंट जो कि इंश्योर्ड को देनी पड़ती है टू द इंश्योरर। तो अगर मैं इंश्योरेंस करवा रही हूं तो मुझे हर महीने या हर 6 महीने में या हर साल में एक फिक्स पीरियड इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, दैट्स माय प्रीमियम। फिर आता है हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग ऑफ द इवेंट का मतलब होता है कि वो इवेंट हो जाना जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया था। तो अगर मैंने अपने गुड्स का फायर इंश्योरेंस करवाया था कि आग लग जाए तो मुझे पैसा मिल जाए, तो अगर उस पर आग लग जाती है तो उस आग लगने को क्या बोलेंगे? हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो जिस चीज का आपने इंश्योरेंस करवाया है उससे रिलेटेड अगर इवेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हैपनिंग ऑफ द इवेंट। नाउ इंश्योरेंस कंपनीज की अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जिसको आप याद रखेंगे विद द ट्रिक सीएम सुसाइड। लेकिन इस ट्रिक में हम लास्ट में आएंगे जब सारे कवर कर चुके होंगे। तो इसमें पहला प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब ये है कि जब इंश्योरेंस होता है तो ये बहुत जरूरी है कि सारे जो इंश्योरर और इंश्योर्ड हैं वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो सारा इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को डिस्कस करें, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये कि अगर मैंने कोई इंश्योरेंस करवाया है तो जिस भी चीज का मैंने इंश्योरेंस करवाया है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मुझे इंश्योरर को देनी चाहिए। अगर मैंने नहीं दी है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे इसका रिफंड करने से या फिर इंश्योरेंस का क्लेम देने से मना कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है या मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और मैंने उनसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है कि मैं हार्ट पेशेंट, मुझे हार्ट डिसीज है। अब अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, ये इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं बताई और कल को मुझे हार्ट अटैक आता है और मैं मर जाती हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी फैमिली को पैसे देने से मना कर सकती है क्योंकि मैंने कुछ चीजें छुपा कर रखी। नाउ अगर मैंने अपने गुड्स का फायर इंश्योरेंस करवाया है और ये बोला है कि अगर उस पर आग लग जाए तो आप मुझे क्लेम दे देंगे, लेकिन मैंने उसे ये बात छुपाई कि मुझे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कंप्लेन या वार्निंग आ चुकी है कि मेरे गोडाउन की वायरिंग ठीक नहीं है, तो वो कभी भी उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
ये इन्फॉर्मेशन मैंने उसके साथ शेयर नहीं की थी। अब अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देने से मना कर सकती है। तो सीधी सी बात है कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ। आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप वो शेयर नहीं करते तो सामने वाली पार्टी आपको पैसा देने से मना कर सकती है। फिर आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी सम रिलेशन ऑफ द इंश्योर टू द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योर्ड मतलब जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। तो अगर मान लो मैं किसी का इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो उसका और मेरा कोई रिलेशन होना चाहिए। तो मैं किसी ऐसे अगर अगर मुझे चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, अपनी मम्मी का करवा सकती हूँ, पापा का करवा सकती हूँ, अपने स्पाउस का करवा सकती हूँ, किसी का भी करवा सकती हूँ। लेकिन मैं मुकेश अंबानी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकती। वाई? कोई रिलेशन नहीं है ना। तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करवा सकते हो या उन्हीं लोगों का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिससे आपका कोई रिलेशन। जैसे मैं अपने स्टॉक का फायर इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, बट मैं मुकेश अंबानी के गोडाउन में जो स्टॉक रखा हुआ है उसका इंश्योरेंस मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कल को सच में उसमें आग लग जाती है तो मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो मैं ऐसी चीजों का इंश्योरेंस नहीं करवा सकती जिससे मेरा कोई फायदा नुकसान कनेक्टेड ना हो। तो देयर मस्ट बी some peculiar loss या some financial loss that is faced by me। अगर वो इवेंट हो जाता है तो इवेंट होने से अगर मुझे कोई नुकसान होने वाला है तो मैं इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, वरना नहीं। तो मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, अपनी फैमिली का करवा सकती हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करवा सकती। फिर है इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल कहता है कि आप जो इंश्योरेंस होता है वो प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है सिर्फ उतना ही अमाउंट आपको रिटर्न करती है जितने का नुकसान हुआ है। तो भले ही मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, बट मेरे सामान पे आग लग गई और उससे सिर्फ 2 लाख का सामान ही नुकसान हुआ है, 3 लाख का सामान बच गया है। तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा 5 लाख नहीं देगी, वो सिर्फ उतना ही पैसा देगी जितने का नुकसान हुआ है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। तो वो मुझे सिर्फ उतना ही पैसा देगी जिससे मैं अपनी प्रायर सिचुएशन पे वापस आ जाऊं या फिर अपने प्रायर सिचुएशन पे रिस्टोर हो जाऊं। इससे एक्सेस मनी कुछ नहीं देगी। फिर आता है कॉजा प्रॉक्सिमा। ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है फायर इंश्योरेंस, और पानी और जो आपका सामान है वो आग की वजह से खराब नहीं हुआ, बल्कि पानी की वजह से खराब हुआ है, उसमें पानी भर गया था, खराब हो गया, तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। अगर आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा के रखा है और आपने जानबूझ के अपनी चीजों को तोड़ फोड़ दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। तो जिस रीजन का आपने इंश्योरेंस किया है उसी रीजन से डैमेज हो रहा है तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो फायर इंश्योरेंस है तो फायर की वजह से ही उन चीजों में प्रॉपर आग लगी होनी चाहिए, तभी ही आपको फायर क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन। ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि अगर मान लो आपने इंश्योरेंस करवा के रखा था 5-6 इंश्योरेंस कंपनी से, तो ABCD ऐसी 4 कंपनी थी जहां से आपने इंश्योरेंस करवा के रखा था, मान लो 10-10 लाख का। अब जब आपके गुड्स में आग लगी तो आपके गुड्स में सिर्फ मान लो 15 लाख का नुकसान हो गया। तो ये सारे ही आपको 10-10 लाख रुपए नहीं देंगे, ये 15 लाख रुपए आपको चाहिए, तो चारों ही कंपनीज 15 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और आपको देगी। तो मान लो 15 लाख, इसमें जितना भी इनका शेयर बन रहा होगा उतना शेयर ये कॉन्ट्री करेंगे और फिर 15 लाख आपको देंगे। तो ये पूरा पैसा आपको नहीं मिलता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। और सब्रोगेशन का मतलब होता है कि एक बार अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया है तो उसके बाद जो भी आपका जो स्टॉक है जिसमें डैमेज या लॉस हुआ है, वो सारा जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने साथ ले जाएगी। अब इसको कबाड़ वाले को बेचकर जो भी उसको पैसा रिकवर करना होगा वो कर लेगी। तो ओनरशिप राइट्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? इंश्योरर को। तो जब इंश्योर जो है उसे कंपनसेशन मिल गई है उसके सामान का, तो ये सारा सामान की ओनरशिप राइट्स अब किसकी है? इंश्योरर की। तो अब वो चाहे तो उससे कुछ भी कर सकता है, इसको बेचकर अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसा आ रहा है तो वो कमा सकता है। फिर आता है मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब ये है कि अगर इंश्योर्ड को पता चलता है कि उसके किसी सामान पे आग लग गई है, तो ऐसा नहीं कि वो आराम से बस बैठा है कि हाँ ठीक है इंश्योरेंस किया हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। उसे अपनी प्रॉपर्टी का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे वो बिना इंश्योरेंस के लिए रखता। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चलता है कि इंश्योर्ड ने जानबूझकर कोई लापरवाही दिखाई थी, जानबूझ के अपने स्टॉक को बचाया नहीं था, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या थी? सीएम सुसाइड। सी से क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन मतलब अगर आपने 3-4 जगह से इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो सारी कंपनीज आपको अमाउंट कंट्री करके दे देगी। एम से हो जाएगा मिटिगेशन। इसका मतलब अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो उसके बाद भी अपने गुड्स का सामान का ध्यान वैसे ही रखोगे जैसे आप बिना इंश्योरेंस के रखते। ऐसे हो जाएगा सबरोगेशन। और सबरोगेशन का मतलब होता है कि एक बार आपको आपके लॉस का कंपनसेशन मिल गया तो अब वो सारा सामान की ओनरशिप किसको चले जाएगी? कंपनी को। यू से हो जाएगा अटमोस्ट गुड फेथ। आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, कोई भी जानकारी को सीक्रेट या फिर हाइड नहीं करना। आई से हो जाएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट हो, जिसके लॉस हो जाने से आपको कोई ना कोई नुकसान हो तो ही आप उसका करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं। सी से हो जाएगा कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब ये है कि अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है तो आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जिस कॉज का आपने इंश्योरेंस करवाया होता है उसी कॉज के रिगार्डिंग लॉस होता है तो ही पैसा मिलेगा। फिर है आई इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने भले इंश्योरेंस करवाया हो 5 लाख का लेकिन नुकसान हुआ है सिर्फ 2 लाख का तो कंपनी आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही देगी, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं देगी। क्योंकि अगर हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट देने लग गई तो फिर तो हम जानबूझ के करेंगे ना कि 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया, 1 लाख के गुड्स पे आग लगा दी और फिर बोला 5 लाख रुपए दो। तो ये ऐसी चीजें अवॉइड हो सके इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे प्रॉफिट का नहीं सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित रखते हैं, जितना लॉस हुआ है उतना ही पैसा देंगे। देन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में 4 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और चौथा हेल्थ इंश्योरेंस। ये चारों नाम आपने सुने होंगे, बस आज हम इसको डिटेल से थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला है उसमें लाइफ इंश्योरेंस। नाउ लाइफ इंश्योरेंस हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे 2 तरह के रिस्क को कम कर देता है। और 2 तरह के रिस्क मतलब एक रिस्क होता है ऑफ डाइंग टू अर्ली और एक रिस्क होता है ऑफ डाइंग टू लेट। तो यहाँ पर एक हमारे पास रिस्क होता है कि क्या हो अगर हम समय से पहले ही हमारी डेथ हो जाए तो हमारी फैमिली की देखभाल कौन करेगा, हमारी फैमिली की कमाई कहाँ से आएगी, कैसे हम उनका सारा ध्यान रख पाएंगे। तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। और फिर है डाइंग टू लेट। अगर इन केस हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए और उसके बाद भी हम जिंदा हैं तो इतने बुढ़ापे में हम काम नहीं कर सकते, हम कमा नहीं सकते, तो उस टाइम पे भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देती है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक एज लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स। नाउ अगर आप 60 साल से पहले आपकी डेथ हो जाती है तो वो सारा पैसा मिल जाएगा आपके फैमिली मेंबर्स को। और अगर 60 साल के हो गए फिर भी आपकी डेथ नहीं हुई है तो ये सारा पैसा मिल जाएगा आपको, टू द इंश्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योर्ड को सारा पैसा मिल जाएगा ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके या बुढ़ापे में अपने जो अपने एक्सपेंसेस हैं उसे बियर कर सके, इसीलिए ये उनको पैसा दिया जाता है। ना यहाँ पे ये इंश्योरेंस करवाने के लिए इंश्योर्ड को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है, दैट इज प्रीमियम। और ये प्रीमियम का पैसा यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है। तो मान लो जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी, स्टार्ट करवाई थी, तब उन्होंने कहा था कि हर साल आपको फॉर एग्जाम्पल 2,000 का प्रीमियम देना है। तो अब इन बिटवीन वो ये पॉलिसी की टर्म्स चेंज नहीं कर सकते, 3-4 साल के बाद वो ये नहीं बोल सकते कि अब आपका प्रीमियम 2,500 का हो जाएगा, 4,000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब इंश्योरेंस करवाया था तब जो हमें प्रीमियम बताया गया था आगे तक वही प्रीमियम ही रहेगा। इसके बाद है ये प्रीमियम जो है वो सेट कैसे किया जाता है। सबका प्रीमियम सेम नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपके मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी पर। ना मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है, मॉर्टेलिटी बताता है कि कितने चांसेस हैं आपके, कितनी मतलब कितने साल के बाद आपकी डेथ होने के चांसेस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रही हूँ एट द एज ऑफ 20 साल की हूँ और 20 साल की उम्र में इंश्योरेंस करवा रही हूँ लाइफ इंश्योरेंस, तो मेरी प्रीमियम का अमाउंट बहुत कम रहेगा क्योंकि अभी मैं मतलब अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरा और बहुत सारा लाइफ स्पेन बाकी है। लेकिन अगर कोई इंसान 50 साल की उम्र में है और फिर लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है तो अब इसके प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा रहेगा। फिर आता है मॉर्बिडिटी, ये बताती है अबाउट द डिसीजेस। तो अगर कोई बहुत ही हेल्दी पर्सन अगर इंश्योरेंस करवा रहा है अपना तो उसका प्रीमियम का अमाउंट कम रहेगा। और अगर आप बहुत सारी बीमारियां हैं आप में, आप शुगर के पेशेंट हैं, आपकी बीपी भी चल रही है, बीपी भी हाई या लो चलती रहती है, इसके अलावा आपको और भी कई सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो इसकी वजह से आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो ज्यादा हो सकता है। तो प्रीमियम कितना पे करना रहेगा पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा एंड दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू योर
मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। देन इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है अटमोस्ट गुड फेथ। ये सारे प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं, ये इसमें फॉलो होता है। तो क्लियरली आपको इंश्योर्ड को अपनी सारी डिटेल्स, हेल्थ कंडीशंस इंश्योरर को बतानी होती है, और इंश्योरर भी पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताएगा। फिर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो जिसका लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे आपका कोई रिलेशन होना चाहिए। नाउ ये वाला क्लॉज सिर्फ तब होना चाहिए जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी देयर व्हाइल टेकिंग द इंश्योरेंस। जब क्लेम का अमाउंट मिल रहा हो तब भले इंटरेस्ट ना रहे तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने हस्बैंड का लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाया था तब वो मेरे हस्बैंड थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद इस बीच हमारा डिवोर्स हो गया। अब वो अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन अब जब मान लीजिए उनकी अगर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसका पैसा देगी, क्योंकि जब मैंने करवाया था तब तो रिलेशन में थे। इन बिटवीन अगर रिलेशन बदल जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है इंडेमनिटी। यहाँ पे इंडेमनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। ये क्या कहता है कि आपने जितने का भी इंश्योरेंस करवाया है, आपको सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है जितने का नुकसान हुआ है। जैसे अगर 50,000 का मैंने इंश्योरेंस करवाया था लेकिन सिर्फ 10,000 का माल खराब हुआ है, तो मुझे वो 10,000 ही देंगे। इसमें लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इसमें मोल भाव नहीं कर सकती। इसमें अगर किसी इंसान ने करोड़ों का इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी डेथ में करोड़ों रुपए मिलेंगे। अगर किसी गरीब इंसान ने कुछ 10-20 हजार का करवाया है, 1-2 लाख का करवाया है, तो उसे सिर्फ 1-2 लाख रुपए ही मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उस इंसान की कीमत ज्यादा थी, इसकी कम है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये मेजर नहीं किया जाता कि किसकी कीमत कितनी है। यहाँ पर जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया उतना पूरा मिल जाएगा, और आप जितना चाहो उतने का करवा सकते हैं। फिर आता है फायर इंश्योरेंस, ये सेकेंड टाइप है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंश्योरर जो है वो आपको एग्री करता है कि वो अगर आपको कोई भी जो प्रॉपर्टी है अगर उसका नुकसान हो जाता है ड्यू टू फायर या लाइटनिंग या फिर एक्सप्लोजन, आग लग गई, उसमें कुछ ब्लास्ट हो गया, या फिर अगर बिजली गिरी उसमें और वो पूरा जल गया, तो इसकी वजह से अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो इसकी, अच्छा बिजली से वैसी लाइटनिंग नहीं होगी, अगर वायर्स वगैरह से भी अगर कुछ लाइटनिंग हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इस केस में भी अगर कुछ आग वगैरह लग जाती है तो आपको सारा क्लेम दे दिया जाएगा बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे इंश्योरर जो होता है वो प्रीमियम के एक्सचेंज में ये एग्री करता है कि जब भी ऐसा कोई लॉस होगा आपकी वजह से, तो वो उसको उसका क्लेम उनको दे देंगे। ना उसमें भी क्या क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ होता है। इंश्योर्ड को सारी चीजें बतानी चाहिए कि अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई वार्निंग आ चुकी है तो पहले से ही बता दो, ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे बता देना चाहिए एडवांस। फिर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप उन्हीं गुड्स का इंश्योरेंस करवा सकते हो, या तो वो आपका हो, या फिर अगर उसमें आग लगने की वजह से अगर आपको नुकसान हो सकता है तो भी आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, मैं एक बैंक हूँ या फिर मैं कोई लेंडर हूँ, मैंने क्या किया था, किसी पर्सन को 5 लाख रुपए का लोन दिया है, और उस लोन के बदले मैंने उसकी कोई प्रॉपर्टी अपने यहाँ पर गिरवी रखी है, या फिर उसकी दुकान जो है, उसकी शॉप को गिरवी रखा गया है। तो शॉप को वो यूज कर रहा है, बट अगर वो लोन का अमाउंट वापस नहीं करता है तो उसकी शॉप को बेचना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करवा सकती हूँ, उसकी शॉप का इंश्योरेंस मैं करवा सकती हूँ, भले ही वो मेरी शॉप नहीं है लेकिन वो मेरे यहाँ पे गिरवी है। अगर कल को उस पे आग लग जाती है और मुझे पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो मेरा लॉस पॉसिबल है। तो आप उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसके लॉस होने पर आपको नुकसान होगा। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। आपका अगर गुड्स सिर्फ 20,000 के ही खराब हुए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 20,000 ही देगी, भले ही आपने उस पर 5 लाख का या 10 लाख का या 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा का नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस कम का करवाया है, तो फिर ज्यादा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस अगर 2 लाख का है, नुकसान 5 लाख का हो गया, तो अब वो मैक्सिमम आपको 2 लाख ही देंगे। ठीक है। फिर आता है कॉजा प्रॉक्सिमा। फायर इंश्योरेंस आपको सिर्फ तभी क्लेम देता है जब फायर की वजह से नुकसान हुआ हो। अगर फायर की वजह से नहीं हुआ है, किसी और चीज की वजह से हुआ है, तो वो नुकसान यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। फिर आता है मरीन इंश्योरेंस, ये तीसरा है। इसमें भी क्या करता है, जो इंश्योरर है वो प्रीमियम के एक्सचेंज में एग्री करता है कि वो उनके आपकी प्रॉपर्टी को या गुड्स को इंश्योर करेगा या फिर वो उसे इंडेमनिफाई करेगा अगर वो गुड्स का कोई नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है ड्यू टू मरीन रिस्क। ये मरीन रिस्क क्या होते हैं, जैसे पेरिल्स ऑफ सी, सी मतलब समुद्र के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, जैसे कि तूफान आ जाए, शिप टूट जाए, कोलाइड कर जाए,
कैप्चर किया जाए। कैप्चर मतलब अगर दूसरी किसी गवर्नमेंट की टेरिटरी पे आप चले गए हो और उसने आपकी शिप को कैप्चर कर लिया पूरा, या फिर डाकुओं ने घेर लिया उसे, या तो फिर वो डूब सिक हो गई, डूब गई, तो इस केस में अगर आपको कोई भी नुकसान हो जाता है तो आपको मरीन इंश्योरेंस दे दिया जाएगा। नाउ मेन एलिमेंट्स तो वही है, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए आपको, अपनी चीजों के बारे में, शिप के बारे में कंप्लीट नॉलेज इंश्योरर को देनी चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हो जो चीज या तो आपकी हो, आप उसकी ओनरशिप राइट्स आपके पास हो, या फिर अगर उसको लॉस हो गया तो आपका कोई नुकसान होना चाहिए। फिर है इंडेमनिटी, आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितने का नुकसान हुआ है, फर्क नहीं पड़ता आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया है। फिर है कॉजा प्रॉक्सिमा, मरीन की वजह से, अगर सी पेरिस की वजह से ही आपका नुकसान हुआ है तो ही आपको सिर्फ इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नाउ टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस कितने तरह की होती है। पहला होता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस स्टॉक का होता है, कार्गो का होता है जो आप शिप के थ्रू भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इंडिया है, ये साउथ इंडिया का थोड़ा सा बनाया हुआ है, यहाँ पर इस तरफ हमारा क्या है, पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे एक हमारी शिप है जो सामान लेकर जा रही है, तो तीन तरह का इंश्योरेंस होता है। एक तो इस शिप पे जो आपने सामान रखा है, अगर शिप को कुछ भी हो जाता है तो सामान का भी नुकसान हो जाएगा, तो सामान का अलग से इंश्योरेंस होता है। दूसरा दूसरा इंश्योरेंस हमारा होता है हुल इंश्योरेंस, और ये होता है किस चीज का, पूरी शिप का। तो अगर शिप डूब गई तो शिप खुद भी कितनी महंगी होती है, तो शिपिंग कंपनी भी इंश्योरेंस करवाएगी ना अपना शिप का। तो एक होता है इंश्योरेंस आपके स्टॉक का, आपके उसका कार्गो का, दूसरा होता है पूरी शिप का, और तीसरा होता है भाड़े का, फ्राइट का। अब फ्राइट का कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई एक्सपोर्टर है, इसने अपना माल भेजा है, मान लेते हैं उसने अफ्रीका भेजा है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये माल पहुंचता, यहाँ पे जब इम्पोर्टर उसे रिसीव करता तो वो यहाँ पे फ्राइट देता है। तो भाड़ा जैसे आप नॉर्मली समझो कि अगर आपने कोई भी सामान मंगवाया है तो आपको सेलर सामान बेचता है, फिर वो आपके घर पहुंचता है, अब मान लो वो ऑटो में रखकर अगर आया था तो ऑटो का भाड़ा आपको देना रहेगा, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ से अगर शिप जा रही है, शिप जाने के बाद जब वहां उतरेगी तो इम्पोर्टर आपको फ्राइट देगा। तो अगर मान लो ये शिप वहां तक पहुंच ही नहीं पाई तो इम्पोर्टर आपको फ्राइट नहीं देगा, भाड़ा तो आपका डूब गया। तो उस नुकसान को रिकवर करने के लिए भी आप फ्राइट इंश्योरेंस करवाते हो। तो आपको लग सकता है कि यार फ्राइट के लिए क्या इंश्योरेंस, ये ऑटो रिक्शा की बात नहीं चल रही है, इस शिप की बात चल रही है। जब आप शिप से कोई सामान वहां भेजते हो तो उसका फ्राइट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, इवन कभी कभी वो लैक्स को भी टच करता है। तो अगर इतना ज्यादा नुकसान अगर होने के चांसेस है तो उसका आप इंश्योरेंस पहले से ही करवा के रखें। ओके, तो तीन तरीके का होगा, कार्गो इंश्योरेंस चीजों का, हुल इंश्योरेंस शिप का, और फ्लाइट इंश्योरेंस भाड़े का। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट देती है। तो अगर कल को आपकी भगवान न करे पर तबियत खराब हो जाए, कुछ भी बीमारी हो जाए, तो उस टाइम पे जो भी खर्चे लगेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको पे कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। ओके, नाउ कौन क्या क्या ये कवर करती है, कौन कौन से तरह की कवरेज इस इंश्योरेंस में हो जाता है। पहला है बेसिक मेडिकल एक्सपेंस। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में बस एडमिट हुए हैं, अगर आप चाहे मलेरिया हो, टाइफाइड हो, या कुछ भी बीमारी हो, अगर आप वहां पे अगर एडमिट हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो उसके बाद जो भी खर्चा लगेगा वो सारे खर्चा आपको दे देंगे। इसके अलावा मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, कई बार बहुत ही सडन आपको किसी भी क्रॉनिक डिसीज के बारे में पता चल जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पता चल गया उसे कैंसर, तो ये सडन और बहुत ही क्रॉनिक डिसीज के बारे में पता चल जाए, बड़ी एक बीमारी के बारे में पता चल जाए, तो उस पर भी जो भी खर्चे आएंगे उसका भी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। फिर आता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे बहुत लंबे टाइम तक कोई बीमारी चल रही है, कोई कोमा में चला गया है, पैरालिसिस हो गया है, या फिर कई बार होता है कि ओल्ड एज जो पीपल होते हैं वो अपना काम नहीं कर पाते, तो परमानेंट किसी नर्स को हायर करना पड़ता है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन है। ये ऐसा नहीं है कि एक आध महीने में ठीक हो जाएगा, ये मे बी जब तक इंसान है, या कई बार कई सालों तक भी आपको ये ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, उस टाइम पर भी जो भी खर्चा आता है वो भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। फिर आता है मेडिकल सप्लीमेंट। अब ना सिर्फ इलाज का पैसा, बल्कि इसके अलावा जो भी वो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है, उस मेडिसिन में भी जो खर्चा आता है वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। इसके अलावा डिसेबिलिटी इनकम। डिसेबिलिटी इनकम क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कमा रही हूँ महीने का, फॉर एग्जाम्पल दो, तो मान लेते हैं कि मैं 2 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ अभी, ठीक है, तो अभी मेरी मंथली इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए।
अब कल को मुझे अगर कुछ भी हो जाता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं बेड रेस्ट में आ जाती हूँ, कुछ भी, तो अब यहाँ पे डॉक्टर के खर्चे तो लग ही रहे हैं, हॉस्पिटल का एक्सपेंस तो जा ही रहा है, बट ये मेरी इनकम का भी तो नुकसान हो गया। तो मान लो अगर कल को मेरी तबीयत खराब हो जाए और हॉस्पिटल में मेरा लग रहा है 50,000 रुपए महीने का, मतलब इतना, ये तो कम हो जाएगा, 50,000 तो आपका एक हफ्ते का लग जाता है, कई बार एक आध दिन का लग जाता है अगर आपको कभी भी कोई बीमारी हो गई है तो 50,000 रुपए मान लो मेरे लग रहे हैं महीने की, तो 50,000 तो महीने का खर्चा लग गया। इसके अलावा 2 लाख रुपए जो मैं कमा सकती थी वो भी मैंने नहीं कमाया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी कुल मिला के मुझे कितना देगी, 2,50,000 रुपए। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो डिसेबिलिटी इनकम होती है कि आपके डिसेबल होने की वजह से जो इनकम का लॉस हो रहा है वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है। फिर आता है इसके भी मेन एलिमेंट क्या होते हैं, एटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है कि जो इंश्योर्ड है वो अपनी सारी हेल्थ की पर्सनल डिटेल्स वगैरह इंश्योरर के साथ शेयर करेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका मतलब आप सिर्फ उसी इंसान का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो जिससे आपका कोई रिलेशन है या फिर उनकी हेल्थ बिगड़ने पर अगर आपको नुकसान हो सकता है तो आप करवाएंगे। फिर है इंडेमनिटी। यहाँ पर इंडेमनिटी का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है। जैसे अगर मान लो मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया था पर हॉस्पिटल का जो बिल है वो 1 लाख रुपए ही है, तो अब मुझे 5 लाख रुपए भर के नहीं दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए ही देंगे। फिर आता है कॉजा प्रॉक्सिमा। यहाँ पर जो आपकी ये तबीयत खराब हुई है, ये तबीयत खराब जेन्युइन रीजन से होनी चाहिए तो ही आपको इसमें मिलेगा। अदरवाइज अगर किसी और आपने जानबूझकर अगर कुछ जहर वहर पी लिया है, ऐसा कुछ आपने हरकत की है, तो उस केस में आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉपर कॉज होना चाहिए। अब इंडेमनिटी में क्या होता है ना कि आप लोग क्या सोचते हो कि देखो लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा था तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में अगर इंसान की डेथ ही हो गई तो फिर तो पूरा अमाउंट देना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पर अगर मेडिकल के खर्चे कम आ रहे हैं तो अब वो पूरा अमाउंट आपको नहीं देंगे, सिर्फ खर्चे जितना अमाउंट ही देंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस में और एश्योरेंस में क्या फर्क होता है। नाउ इंश्योरेंस और एश्योरेंस कई बार इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। इंश्योरेंस की जगह एश्योरेंस बोल देते हैं, एश्योरेंस की जगह इंश्योरेंस बोल देते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स काफी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस होता है। जैसे एश्योरेंस तब बोला जाता है जब हमें कंफर्म पता हो कि वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी ही। तो जब सर्टेन होता है कि अमाउंट मिलने वाला है तो वो एश्योरेंस होता है। जबकि जब अनसर्टेन हो जाए, पता नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो इंश्योरेंस बोला जाता है। जैसे एक डिफरेंस है लॉस का। तो इंश्योरेंस में आपको आपको लॉस होना ही पड़ेगा तो ही आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, जबकि एश्योरेंस में हो सकता है आपको लॉस ना हो तो भी आपको क्लेम मिल जाए। जैसे अभी हमने देखा कि इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस है तो आपकी आग लगी है आपकी गुड्स पे तो मिलेगा, नहीं तो अगर गुड्स पे आग नहीं लगी है तो फिर नहीं मिलेगा। जबकि एश्योरेंस में ऐसा नहीं था। एश्योरेंस में हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि डेथ हो तो ही पैसा मिले। आप 60 साल के हो गए हो उसके बाद भी आपकी डेथ नहीं हुई है तो उस इवेंट से पहले भी आपको पैसा मिल सकता है। फिर आता है रिस्क। इंश्योरेंस अनसर्टेन है। अब मैंने गुड्स का फायर इंश्योरेंस तो करवाया है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे गुड्स पे आग लगेगी ही। तो आग लगी तो मिलेगा, नहीं लगी तो नहीं मिलेगा। जबकि एश्योरेंस में सर्टेन होता है, अब ये पता ही है कि ये इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा ही। अगर डेथ हो गई तो भी मिलेगा और उम्र ज्यादा हो गई तो भी मिलेगा, और डेथ तो होनी है तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बहुत सर्टेन होता है इसका। फिर आता है कंपनसेशन। यहाँ पर आपको कंपनसेशन सिर्फ इवेंट के होने पर ही मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इवेंट के होने पर ही कंपनसेशन मिले, वैसे भी मिल सकता है। इवन आप उसको टाइम से पहले सरेंडर भी कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने करवाया था कि मुझे 60 साल तक के लिए मैं करवा रही हूँ, उससे पहले डेथ हो जाए तो दे देना, या फिर 60 साल की हो जाऊं तो भी दे देना। अब 50 साल की जब मैं हो गई तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मैं और काम नहीं कर सकती, अब नहीं हो रहा है मुझसे, तो अब मुझे इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। तो मैं टाइम से पहले भी उसको सरेंडर कर सकती हूँ। हाँ, वो मेरा कुछ अमाउंट डिडक्ट करेंगे, कुछ जो जो प्रीमियम वगैरह मिलना चाहिए, जो एक्स्ट्रा मुझे इंटरेस्ट वगैरह मिलना चाहिए था वो काट लेंगे, लेकिन वो बाकी पैसा मुझे दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो 1 साल का फायर इंश्योरेंस करवाया था, मार्च में खत्म होना चाहिए था, लेकिन फेब्रवरी में क्या हो गया, फेब्रवरी में मैंने डिसाइड किया कि देखो अभी तक तो आग लगी नहीं है, तो अब 1 महीने में क्या ही लग जाएगी, तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं मैं सरेंडर कर रही हूँ, पैसा वापस कर। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने अगर जनरल इंश्योरेंस करवाया है, फायर इंश्योरेंस या कुछ भी इंश्योरेंस करवाया है, तो वहां पे आप बीच में सरेंडर नहीं कर सकते, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा पॉसिबल है।
फिर आता है कि क्या फर्क है लाइफ, फायर और मरीन इंश्योरेंस में। तो पहला तो उसका सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे इंश्योरेंस किसका करवा रहे होते हैं, अपनी जिंदगी का। जबकि फायर इंश्योरेंस में किसी प्रॉपर्टी का, और मरीन इंश्योरेंस में अभी हमने देखा कार्गो का होता है, हुल का होता है और फ्राइट का होता है। फिर हमने देखा एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मतलब किस यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में दो एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्शन भी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। प्रोटेक्शन मतलब टाइम से अगर पहले मर गए तो फैमिली का प्रोटेक्शन, और टाइम के बाद भी अगर हम जिंदा हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कि तब के टाइम पे आपको अर्निंग मिल जाएगी। लेकिन फायर इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ प्रोटेक्ट करता है। तो मतलब अगर आपका जो इवेंट हो गया तो ही आपको इसका पैसा मिलेगा, तो आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, बट ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता इसमें। इसके बाद है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ पॉलिसी लेते टाइम पे होना चाहिए। एग्जाम्पल लिया था कि हस्बैंड का मैंने इंश्योरेंस करवाया, जब हस्बैंड थे तभी करवाया, लेकिन उसके बाद डिवोर्स हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो क्लेम देने से मना कर देंगे, क्लेम मुझे तब भी मिलेगा। लेकिन फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम पर ही आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आपने जब इंश्योरेंस लिया था तब भी वो स्टॉक आपका होना चाहिए, और जब उस पर आग लगी है तब भी वो स्टॉक आपका होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैंने अपने स्टॉक का फायर इंश्योरेंस करवाया, लेकिन फिर क्या किया मैंने, इन बिटवीन वो स्टॉक पूरा किसी और को बेच दिया। अब बेचने के बाद वो उसने मुझे पेमेंट कर दी, अब मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन बेचने के बाद कुछ टाइम के बाद उसके गुड्स पे आग लग गई, तो अब मैं नहीं जा सकती इंश्योरेंस कंपनी के पास कि मुझे क्लेम दो, क्योंकि वो गुड्स अब मेरे नहीं है, उससे मेरा नुकसान हुआ ही नहीं है, मुझे इसका पेमेंट पहले ही मिल गया था। तो उस टाइम में मतलब यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पर होना चाहिए। जबकि मरीन इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ, नहीं, ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ लॉस होना चाहिए, टेकिंग पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ लॉस के टाइम पर ही इंश्योरेंस आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉलिसी लेते टाइम पे भले ही ना हो। इसका मतलब देखो, जब मान लो मेरी एक शिपिंग कंपनी है, मैं शिप के थ्रू ये सामान भेज रही हूँ, अब यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है वो सामान भले ही मेरा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं इसका इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। वाई? क्योंकि अगर कल को मेरी शिप में इसको कुछ हो गया या फिर डूब गया या कुछ भी हो गया, तो जो एक्सपोर्टर है वो शिपिंग कंपनी से पैसा मांगेगा, तो शिपिंग कंपनी को इसका भी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो भले ही जो इंश्योरेंस कंपनी है और या भले ही जो आपकी शिपिंग कंपनी है, उसका इस सामान से कोई लेना देना नहीं है, वो सामान किसी और का है, लेकिन अगर डूब गया तो फिर पैसा देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो इसका इंश्योरेंस करवा सकता है। तो जब इंश्योरेंस ले रहे थे भले उस टाइम पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो, पर जब लॉस हो जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो तब इस केस में भी आप इंश्योरेंस करवा सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया। इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें मोल भाव नहीं होता कि 20,000 का नुकसान हुआ है कि 30,000 का। जब अगर पर्सन ने 2 लाख का या 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया तो आपको 2 करोड़ भी देने पड़ेंगे। फिर आता है आपका फायर इंश्योरेंस में इंडेमनिटी होता है, जितने का नुकसान हुआ उतना ही आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। सेम फायर इंश्योरेंस में भी होता है। कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर 3-4 इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो सब लोग अमाउंट कॉन्ट्री करके आपको देंगे। ऐसा लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। अगर मैंने 3 कंपनी से 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो सब लोग ये नहीं बोलेंगे कि अब कॉन्ट्री करके इसको दे दो, तो तीनों कंपनी इंडिविजुअली मुझे 2-2 लाख रुपए वापस करेगी। लेकिन फायर इंश्योरेंस में ये होता है, फायर इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन करके फिर देंगे। अगर 2 लाख का नुकसान हुआ है सामान का, तो सारी कंपनीज मुझे पहले इकट्ठा करेंगी 2 लाख कॉन्ट्री करके, और फिर मुझे सिर्फ 2 लाख देंगी। सेम मरीन इंश्योरेंस में भी पहले कॉन्ट्री करेंगी फिर देंगी। फिर आता है ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए चलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस जब आप करवाते हो तो ये 5 से 30 साल के लिए होता है। तो कई बार आप जब करवाते हो, मान लो आपको उम्मीद है कि आप 60 साल तक जियोगे, तो 50-55 साल में भी लोग करवाते हैं, और कई लोग तो काफी एडवांस में जैसे कि 20 साल में 30 साल में भी करवा लेते हैं। तो ये 5 से 30 साल तक चलता है। जबकि फायर इंश्योरेंस जनरली 1 साल का होता है, अगले साल फिर दोबारा इंश्योरेंस, अगले साल फिर से इंश्योरेंस, ऐसे बार बार होता है। मरीन इंश्योरेंस या तो 1 साल का हो सकता है या एक वोयाज का हो सकता है। 1 साल तो क्लियर है। एक वोयाज क्या होती है? एक वोयाज मतलब मान लो अगर इंडिया से सामान गया है शिप से, तो पहले ये मान लो गया है कहाँ, अफ्रीका, तो ये पहले ये शिप से सामान जाएगा और फिर वापस आएगा। तो पहले यहाँ जाएगा और फिर घूम के वापस आएगा। तो जैसे इसने एक चक्कर लगा लिया, एक वोयाज कंप्लीट हो गई, एक जर्नी कंप्लीट हो गई। तो एक जर्नी के लिए भी आपका मरीन इंश्योरेंस होता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट तीसरा,
जो सर्विस थी वो है कम्युनिकेशन सर्विस। अब हमने डिस्कस की थी कि जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं वो 5 होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 ही डिस्कस करनी थी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। अब हमने ऑलरेडी बैंकिंग, इंश्योरेंस कवर कर लिया है, लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के हमारे पास अभी तो 2 ही मेथड्स गिवन है, एक है पोस्टल और दूसरा है टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल का मतलब आता है पोस्ट ऑफिस वाली सर्विसेज, और इस पोस्ट ऑफिस वाली सर्विसेज को कंट्रोल कौन करता है, तो सरकार करती है। सारी पोस्ट ऑफिस आज हमारी कंट्री में है वो किसके अंडर आती है, सरकार के अंडर। यहाँ पे जो सर्विसेज वो आपको देते हैं वो नेशनल लेवल की भी देते हैं और इंटरनेशनल लेवल की भी देते हैं। तो अगर मुझे कोई मान लो इसमें मनी ट्रांसफर का भी आपके पास फैसिलिटी होती है, तो मुझे अगर इंडिया के अंदर मनी ट्रांसफर करना है तो भी पॉसिबल है, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर मुझे दूसरे किसी देश को पैसा भिजवाना है तो वो भी पॉसिबल है। फिर आता है ये आपको मेल सर्विस भी देता है, फाइनेंशियल सर्विस भी देता है। मेल सर्विस मतलब चिट्ठियां वगैरह, लेटर्स वगैरह भी आपका पोस्ट कर देगा, और इसके अलावा पैसे वगैरह भी आपको ट्रांसफर करने हैं तो वो भी कर देगा। फिर आता है इसके पास एक स्पीड पोस्ट भी होता है जो कुरियर से कॉम्पीट करता है। जैसे स्पीड पोस्ट, जैसे अब आज के टाइम पे आप कुरियर ज्यादा सुना होगा आपने कि कुरियर आया है, तो आज अगर आपको किसी को भी कुरियर भेजना होता है तो कुरियर कंपनी में जाकर वो पार्सल आप उन्हें देते हो, फिर विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर वो सामान पहुंच जाता है। तो वैसे तो पोस्ट ऑफिस जाना जाता है कि बहुत टाइम लेता है, चिट्ठियां महीनों लगा लेता है पहुंचाने में, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर एक स्पीड पोस्ट भी है जो एक हफ्ते के अंदर डिलीवरी कर देता है, और या इवन एक हफ्ते के अंदर अंदर कर देता है। और ये वो पार्ट है आपके पोस्ट ऑफिस का जो कि इस कुरियर को कंपटीशन दे रहा है। फिर है रिलायबल होता है, सरकार का कोई भी अगर डिपार्टमेंट है तो ये चोरी नहीं करेगा, मतलब चीजें गुम नहीं होंगी, चीजें बीच में चोरी नहीं होंगी, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो कि ज्यादा रिलायबल है। नाउ फिर आता है टेलीकॉम सर्विसेज। अब टेलीकॉम सर्विसेज क्या होती है, ये जो आप टेलीकम्युनिकेशन टीवी वगैरह की सर्विसेज होती हैं उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो पहला है आपका सेलुलर, जो आप फोन यूज करते हो, ये आपको वॉइस, नॉन वॉइस, मैसेज, डेटा की सर्विस भी देता है। तो आप फोन कॉल कर सकते हो वॉइस, या फिर न्यूमेरिक या फिर अल्फाबेट्स का यूज करके मैसेज कर सकते हो, या फिर बिना किसी वॉइस के भी किसी भी तरीके से वीडियो के थ्रू, फोटो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, और डेटा सर्विस, इंटरनेट चला सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज आपको सेल्युलर फोन देता है। फिर आता है रेडियो पेजिंग सर्विस। तो टेलीकॉम सर्विस में एक और सर्विस आती है, वो क्या है, रेडियो पेजिंग। तो ये क्या होती है, आपने अगर फोन देखा हो तो जैसे वॉकी टॉकी होता है ना, वैसा ही कुछ होता है, ऐसा करके इसका रहेगा। यहाँ पर इतनी सी स्क्रीन रहती है, यहाँ पर इसके बटन्स होते हैं, हाथ में आ जाए इतना ही होता है, और यहाँ पर इसका ऐसा कुछ एंटीना जैसा निकला होता है ये। तो इसको कहते हैं वॉकी टॉकी। अब यहाँ पर क्या है ना, आप बात कर सकते हो, और इसके अलावा नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक आप कुछ भी डिटेल्स दे सकते हो। जैसे आप कुछ मैसेज आपको भिजवाना है ऑडियो, तो वो कर सकते हो, या फिर बटन्स की हेल्प से आप कोई मैसेज, शॉर्ट मैसेज, जो कि या तो अल्फाबेट्स रहेगा या तो न्यूमेरिक रहेगा, वैसे कोड्स आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आता है फिक्स्ड लाइन, फायर ऑप्टिकल्स। जैसे आपको पता होगा कि केबल्स बिछी होती हैं जमीन के नीचे ताकि आप फोन कॉल पे बात कर पाओ, तो उसे आप कहते हैं फिक्स्ड लाइन। इसके बाद उसी का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन होता है केबल सर्विसेज, जो कि वन वे कम्युनिकेशन करती है। जैसे टीवी वगैरह होती है तो उसके लिए आपका केबल्स लगी होती हैं, और ये इसमें वन वे कम्युनिकेशन क्यों, क्योंकि वो जो आपको दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं, बट आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना। तो मेरे घर पे मान लो सब टीवी का चैनल चल रहा है, तो वो लोग जो मुझे दिखाना चाह रहे हैं वो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन क्या मैं अपना वीडियो नहीं भेज सकती हूँ? नो। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद आता है कि पहले केबल्स होती थी, अब वो भी हटकर क्या हो गया, डायरेक्टली सैटेलाइट आ गई है। तो पहले जो सैटेलाइट थी वो वीसेट थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है इसके बेसिस पर कम्युनिकेशन होती थी, पर ये ज्यादा एडवांस नहीं थी। ज्यादा एडवांस ना होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बस कुछ ही चैनल्स वगैरह चलते थे, ज्यादा एडवांस ये नहीं थी। तो एजुकेशन के रिलेटेड और ये सब कुछ मेडिसिन के रिलेटेड कुछ चैनल्स चलते थे। इसके बाद है डीटीएच, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। ये तो आपके यहाँ पर अब होगा ही, डीटीएच होता है ना, डिश टीवी। तो ये डीटीएच सर्विसेज है, इसमें भी आपके सैटेलाइट का यूज होता है ये। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि एक आप कभी आपने देखा होगा कि घरों में अगर आपकी टीवी है और उस वो डीटीएच है, डिश टीवी है, तो आपके ऊपर, अब ऊपर मतलब आपकी छत पर एक एंटीना लगा होता है, और फिर आपके नीचे टीवी के यहाँ पर सेटअप बॉक्स लगा होता है।
तो आपको इसके लिए एक डिश एंटीना चाहिए होता है और सेटअप बॉक्स चाहिए होता है, तभी आप इससे काम कर सकते हो। वो जो डिश टीवी या डिश एंटीना क्या है, वो सिग्नल्स कलेक्ट करती है और फिर वो सेटअप बॉक्स के थ्रू आपको दिखाया जाता है। ओके, चलिए। इसके बाद ये था आपका टेलीकॉम सर्विसेज सारी हो गई। पोस्ट ऑफिस कौन चलाता है इसके फीचर्स हो गए। लेकिन अभी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप क्या क्या मेल्स भेज सकते हो। आपने देखा कि दो तरह की सर्विस देता है, एक थी मेल सर्विस और दूसरी थी फाइनेंशियल। एक तो लेटर्स वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हो और दूसरा फाइनेंशियल भी कर सकते हो। तो मेल्स वगैरह में कौन कौन से मेल्स आप भेज सकते हो उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ डिटेल है, और ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड है। तो सबसे पहला है यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट क्या थी? जब पहले कुरियर सर्विसेज नहीं हुआ करती थी ना, तो जनरली आप अपना सामान यहाँ से वहां भिजवाने के लिए अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट का यूज करते थे। यहाँ पर आप क्या करते थे, जो भी आपको सामान भिजवाना है, लेटर है, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, तो आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते थे और इसमें आपको जनरली कोई रिसीट नहीं मिलती थी। अगर आपको रिसीट लेनी हो तो आपको अलग से 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके आपको रिसीट भी मिलेगी। वो एक प्रूफ होता है कि आपने अपना सामान जमा करवाया है और फिर वो आपका सामान डिलीवर कर देंगे। लेकिन जनरली क्या होता था यूपीसी में, आपने जैसे मान लो जबलपुर सामान भिजवाया है, मान लो मैं कटनी में रहती हूँ और जबलपुर भिजवाना है, तो जबलपुर में जैसे कोई सामान जाएगा, फिर वहां पे पोस्ट ऑफिस में वो रख दिया जाएगा। अब जो इस इंसान को आपने सामान भेजा है वो आएगा पोस्ट ऑफिस में, वहां से सामान कलेक्ट करेगा और फिर घर चला जाएगा। हर बार वो उसके घर पे डिलीवर्ड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। जबकि इसके बाद फिर आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ पर जो आपकी अथॉरिटीज है वो डायरेक्टली जो पार्सल है वो एड्रेस पर ही देगी। तो जो एड्रेस आपने वहां पे लिखा हुआ है उसी एड्रेस पर आपको सामान पहुंचा दिया जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट है तो क्लियरली इसके लिए पैसे ज्यादा लगते होंगे। फिर आता है पार्सल पोस्ट। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भिजवाने, अगर आपको कोई सामान भिजवाना है थोड़ा सा हैवी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पार्सल भेजते हो। तो ये जो है वो आप पूरी कंट्री में कहीं पर भी भेज सकते हो, इवन आउटसाइड द कंट्री भी भेज सकते हो। तो देश के बाहर भी अगर आपको भेजना है तो आप इसका यूज कर सकते हो और इस पे आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। कुरियर के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। फिर आता है स्पीड पोस्ट। अब क्योंकि स्पीड पोस्ट हमने पहले देखा कि कुरियर से कॉम्पीट कर रहा है, तो स्पीड पोस्ट के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं बट इसकी डिलीवरी काफी जल्दी हो जाती है। फिर आता है कुरियर सर्विस। ये जो कुरियर सर्विस है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती, ये पोस्ट ऑफिस की सर्विस है भी नहीं। ये किसकी है? ये प्राइवेट पोस्ट ऑफिस जो हमें देती है, जैसे सरकार जो पोस्ट ऑफिस चला रही है वो नहीं देती, वो स्पीड पोस्ट देती है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेटली भी जो कुरियर्स वगैरह आते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कुछ भी मंगवाया तो कुरियर आता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, कुरियर सर्विसेज। ये ज्यादा चीपर होते हैं, रिलायबल होते हैं, फास्टर होते हैं, बट प्राइवेट पीपल देते हैं। फिर आता है इसके अलावा कुछ अदर सर्विसेज भी हैं जो कि पोस्ट ऑफिस देता है, जिसमें आता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर और फिर आता है ई बिल पोस्ट फैसिलिटी। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ और मुझे पैसा भिजवाना है अमेरिका में, रशिया में, कहीं पर भी, तो मैं अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा सकती हूँ। इसे कहते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। फिर आता है ई बिल पोस्ट फैसिलिटी। तो यहाँ पर आपको ई बिल भेज दिया जाएगा। ई बिल का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर टेलीफोन का बिल हो गया, कुछ भी बिल्स आते थे पहले, तो आपको जाना पड़ता था, लाइन में खड़े होना पड़ता था, फिर आप उसको पे करते थे। अब तो चीजें काफी आसान हो गई हैं कि हम जीपे वगैरह से पे कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आपको सिलेंडर की भी बुकिंग करवानी होती थी तो आपको जाना पड़ता था, बहुत घंटों आपको लाइन पे खड़ा होना पड़ता था, फिर आपका नंबर आता था। तो उस टाइम पर आपको ये फैसिलिटी दी जाती थी कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो बिल को पे कर सकते हो और बीच का कुछ कमीशन वगैरह वो चार्ज कर लेते थे। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, जहां हमने बिजनेस की सारी सर्विसेज को डिस्कस किया। बैंकिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इवन अगर आपको कुछ कमियां लगी हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।